हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब बच्चों का आखिरी बार स्वागत करती हूँ आपकी अपनी पेस क्लास 11th की सीरीज में। और बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग आ गए हैं हमारे लास्ट दो टॉपिक्स की तरफ, जिसमें बच्चे हम लोग करने वाले हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और हमारे ग्रामर के टॉपिक्स को। तो बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखे थे कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर हम लोगों ने एरर करेक्शन देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने गैप फिलिंग देखा। अब आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं बच्चे, वो होंगे दो। एक तो बच्चे जो आप लोगों के सेंटेंस में जम्बल्ड सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है, एक तो जो आपके जम्बल्ड सेंटेंसेस आते हैं वो। और बच्चे, दूसरा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वॉइस। वॉइस यानी आप लोगों के पेपर में जो एक्टिव पैसिव का एक 4 नंबर का सीधा सीधा सवाल आता है, ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे हम लोग हमारी आज के क्लास में कवर करेंगे। और साथ ही साथ बच्चे करेंगे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आप लोगों का नोट मेकिंग, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, साथ ही में करेंगे हम आप लोगों का नोट मेकिंग, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स बच्चे हम लोगों को हमारी आज की क्लास में कवर करने हैं, राइट। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के पेपर में बच्चे कुछ कुल 22 मार्क्स का आने लगा है, ठीक है। 22 मार्क्स का आप लोगों के पेपर में राइटिंग स्किल आता है, सॉरी सेक्शन ए आता है, जिसके अंदर बच्चे आप लोगों को एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, आपके पेपर में 20 का ही आएगा बच्चे, 22 नहीं जाएगा, आप लोगों के पेपर में 20 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है बच्चे, जो पहला सवाल आप लोगों का 12 नंबर का होता है, ठीक है। इस 12 मार्क्स के सवाल में आपको 1 नंबर और 2 नंबर के मार्कर सवाल मिल जाते हैं। अलग अलग तरीके के सवाल बच्चे आप लोगों को आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और उसके बाद बच्चे आप लोगों को एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है। नोट मेकिंग का क्वेश्चन बच्चे कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होता है, वो होता है 8 नंबर का, ठीक है। 8 मार्क्स इन टोटल, 8 मार्क्स इन टोटल उसके होते हैं। 5 फॉर नोट्स, 2 फॉर समरी एंड 1 फॉर एब्रीवेशंस। बच्चे इस तरीके से 5 to 1 का उसका बाइफर्केशन होता है। जब मैं समझाऊंगी आप लोगों को नोट मेकिंग, तो आप लोगों को डिटेल में ये टॉपिक करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी अनसीन पैसेज के साथ। तो बच्चे, आप लोगों के पेपर के रीडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चंस आते हैं। वन इज द पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा होता है नोट मेकिंग। और ये टोटल 20 मार्क्स के लिए आप लोगों को पेपर में दिया जाता है। आप लोगों को 2 अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं और दोनों के दोनों पैसेजेस जो है बच्चे 700 से 900 वर्ड्स इन ऑल टोटल में होते हैं। आप लोगों को जो पैसेज है बच्चे, वो नोट मेकिंग में हो या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो इनमें से किसी भी तरीके का पैसेज हो सकता है। ये जानना कि आपके पेपर में कैसा पैसेज आएगा वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अगर अपने सामने वाले दुश्मन को हराना है, यानी अगर आपको पैसेज को सॉल्व करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये पता हो कि आप लोगों को किस तरीके का पैसेज पेपर में आएगा और आप लोगों को कैसे उस पैसेज को सॉल्व करना है। तो बच्चे, सबसे पहला आता है आप लोगों के पेपर में फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल पैसेज में जनरली आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, डिस्क्रिप्शंस दी होती हैं या कोई रिपोर्ट्स दी होती हैं, ठीक है। अब जो फैक्चुअल पैसेज होता है ना बच्चे, ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। जो फैक्चुअल पैसेज की अगर बात की जाए तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन लेवल होता है ना बच्चे, वो थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड रहता है, ठीक है। इसके पैसेज को समझना आसान होता है, लेकिन इससे क्वेश्चंस मीडियम टू हार्ड होते हैं। और थोड़े से बच्चे देखा जाए तो एनालिसिस बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो सवाल आपको पूछे जाते हैं वो थोड़े से एनालिसिस पर भी आधारित होते हैं। दूसरा पैसेज होता है बच्चे पेपर में डिस्कर्सिव पैसेज, जिसके अंदर आपके ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट, परसुएशन, इंटरप्रिटेटिव टेक्स्ट दिया जाता है। यानी जिसके अंदर आप लोगों को एक आर्टिकल टाइप दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को क्या दिया जाता है, आप लोगों को एक आर्टिकल टाइप क्वेश्चन दिया जाता है, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना होता है, राइट। तो ऐसे के अंदर बच्चे आप लोगों का जो पैसेज होता है ना, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मीडियम होती है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, वो इजी में रेंज करते हैं, ठीक है। इजी टू मीडियम, मीडियम टू हाई रेंज का होता है ये। और इसके क्वेश्चन जो है वो इजी से मीडियम के बीच में रेंज करते हैं, यानी ये वो वाला पैसेज है जिसमें ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते। अब बच्चे, तीसरा आता है लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज में आपको कोई फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, ऐसे, बायोग्राफी, कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, जैसे आजकल पेपर्स में आने लगे हैं। रिसेंटली एक सैम्पल पेपर क्लास 12th के लिए लॉन्च हुआ था, अभी मैंने देखा था परसों। उसके अंदर अब ऐसे लिटरेरी पैसेजेस जिसमें एक स्टोरी दे रखी है, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर वो 12th में आ सकते हैं बच्चे, तो वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए 11th में भी आ सकते हैं।
अब अनसीन पैसेजेस में बच्चे आपको कहाँ कहाँ पर चेक किया जाएगा, और नोट मेकिंग में भी। कॉम्प्रीहेंशन के टेस्टिंग एरियाज है बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, आपकी लोकल, ग्लोबल एंड इन्फरेंशियल कॉम्प्रीहेंशन को चेक करने के लिए कि बेसिक क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। आपको जीके रिलेटेड सवाल मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। जीके रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे कि वो लोग आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको एंटोनिम यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स और सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स के बारे में ढूंढना होगा और अपने आंसर में लिखना होगा, राइट। उसके अंदर बच्चे मैं भी आपको इसे क्वेश्चंस के लेवल और बताती हूँ कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। नोट मेकिंग के अंदर बच्चे आप लोगों को नोट मेकिंग एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसमें एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, और ये 300 से 400 वर्ड्स का सवाल आता है, और जनरली बच्चे ये आपका बनता है 12 मार्क्स का, और ये बनता है बच्चे 8 मार्क्स का सवाल। इस तरीके से 20 मार्क्स आपको क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। अब सबसे पहले बच्चे अगर मैं बात करूं आप लोगों के अनसीन पैसेज के, तो अनसीन पैसेज में अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके पेपर में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है। बच्चे अगर बात की जाए आप लोगों के अनसीन पैसेज की और उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो सबसे पहले और सबसे मेजर जो होते हैं बच्चे वो आप लोगों को शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया और आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। दूसरा होते हैं बच्चे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को स्टेटमेंट कंप्लीशन के सवाल दे दिए जाते हैं, एक स्टेटमेंट दे दी जाती है आधी और बोलते हैं कि स्टेटमेंट को कंप्लीट करो, ठीक है। स्टेटमेंट कंप्लीशन के सवाल दिए जाते हैं। तीसरा बच्चे आते हैं आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों को कभी कभी असर्शन रीजनिंग, ठीक है, आप लोगों को कभी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। आपको कभी बच्चे कॉज एंड इफेक्ट के दे दिए जाएंगे, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के दे दिए जाएंगे, और करेक्ट स्टेटमेंट के दे दिए जाएंगे कि आप लोगों को इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। उसके अलावा बच्चे आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू फॉल्स आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट दे देंगे और स्टेटमेंट देख के बताएंगे और बोलेंगे तुमसे ये बताओ कि आप लोगों के हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है ये पैसेज में है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। उसके अलावा बच्चे बड़े साधारण से हमारे जो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को दिए जाएंगे कि भैया आप लोग अपने फिल इन द ब्लैंक्स को पूरे करो। उसके अलावा बच्चे आजकल एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे गए हैं एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे मान लो उन्होंने आपको, मैंने अभी रिसेंटली क्लास 12th में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया है, उस एनालॉजी में बेसिकली ये था कि आप लोगों को उन्होंने लिख कर दे दिया मान लो हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, और यहाँ पर लिख के दे दिया एक्सटैटिक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस तरीके से कोलन्स वो बनाए, आप लोगों के जो साइंस होते हैं फॉर प्रपोर्शन वो बनाया, और यहाँ पर वर्ड लिख दिया सैड, और यहाँ पर एक ब्लैंक दे दिया। अब आपको जो रिलेशन इसमें एस्टैब्लिश करना है, आपको पता है हैप्पी, हैप्पी के साथ वर्ड लिखा हुआ है एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना, तो यानी ये इसका सिनोनिम दिया हुआ है। तो अब आपको पैसेज में से ये सैड वर्ड का ही सिनोनिम ढूंढ के यहाँ लिखना होगा। तो इस तरीके के बच्चे एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी अब पेपर में आने लगे हैं। तो जब आप अनसीन पैसेज करने जाएंगे तो आप ध्यान रखना कि आपको इनमें से कैसी भी स्टेटमेंट दे दी जा सकती है, ठीक है, और आपको उस पैसेज के हिसाब से अपने क्वेश्चन को आंसर करना होगा, राइट। लेकिन अब ये समझना भी जरूरी है बच्चे कि आप अपने पैसेज को सॉल्व कैसे करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व योर पैसेज। तो बच्चे जब पैसेज की बात आती है तो आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो है वो आपकी लोकल, ग्लोबल और इन्फरेंशियल कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को चेक करने के लिए दिए जाएंगे, और वोकैबुलरी के सवाल बच्चे आप लोगों की वर्ड पावर को, कि आप कितने वर्ड्स जानते हैं, उसको चेक करने के लिए दिया जाएगा। अब जब भी आंसर्स दिखेंगे बच्चे वो ब्रीफ होने चाहिए, यानी आपके आंसर जो है वो शॉर्ट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। ज़्यादा बकवास बकबक नहीं करनी है ऐसे आंसर्स में, जो सवाल में पूछा गया है उसके अनुसार, उसके मुताबिक ही आंसर देना है। सच आंसर्स विल गेट गुड मार्क्स। अगर, क्योंकि बेटा राइटिंग स्किल के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपके आंसर की जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, है ना। वो वैसे हमें हर जगह रखना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बहुत लंबा आंसर बना दोगे तो टीचर आपका आंसर पढ़ेगा या पढ़ेगी ही नहीं और वो नंबर काट देगी। तो यहाँ पर जो सवाल में पूछा गया है आंसर में उतना ही लिखना है। आपको अपने ध्यान में रखने होंगे बच्चे कुछ पॉइंट्स जब आप अपने पैसेज को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले बच्चे रीड द पैसेज केयरफुली टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज। जब भी बच्चे थीम की बात हो, आप लोगों को टाइटल की बात हो, आप लोगों को मैसेज की बात हो, सेंट्रल आइडिया की बात हो,
ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके पेपर में आ जाता है रिगार्डिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई सवाल आ जाता है जिसके अंदर आपको टाइटल, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, इनमें से कोई भी चूज करना है या थीम, तो ऑलवेज आंसर इन लास्ट। ऐसे सवालों को लीव टिल लास्ट, ऐसे सवालों को हमेशा एंड के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज ये तभी आप आंसर कर पाओगे जब आप पूरा पैसेज पढ़ लोगे। तो इनको बेटा बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दो, इनको पहले नहीं पढ़ना है। दूसरा, अगर आपको पैसेज में कोई ऐसा वर्ड मिलता है जिसका मीनिंग आप लोगों को क्लियर नहीं है, जो कि बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बिकॉज पैसेज में जान के ऐसे वर्ड्स डाले जाते हैं जिनसे आप कंफ्यूज हो जाओ, तो बच्चे वहां पर आपको कुछ नहीं करना, उस वर्ड को देखकर पैनिक नहीं करना, आपको उसका एक्सपेक्टेड मीनिंग समझने की कोशिश करनी होगी। अब एक वर्ड में, एक सेंटेंस में एक वर्ड लिखा है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हिज प्रूडेंट डिसीजन सेव्ड ऑल। अब यहाँ पर मैंने लिखा उसके जो प्रूडेंट डिसीजन था उसने सबको बचा लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे प्रूडेंट देखना है। अब मुझे पता है कि देखो यहाँ पर सब बच गए, है ना, मेरे को समझ में आया कि सब बच गए, तो यानी ये वर्ड जो यहाँ पर लिखा है डेफिनेटली इसका कुछ पॉजिटिव मीनिंग होगा। अब हमने देखा कि उसके इस डिसीजन से सब लोग बच गए, तो हम कह सकते हैं कि उसने जो सही डिसीजन लिया, उसने जो समझदार डिसीजन लिया, उसने जो वाइज डिसीजन लिया, तो यानी हमने एक एक्सपेक्टेड मीनिंग निकाल लिया। अब वो एक्सपेक्टेड वर्ड का मीनिंग हमें चैप्टर में से भी पैसेज में से भी मिल सकता है या एमसीक्यू में से भी मिल सकता है। प्रूडेंट का मतलब ऐसे वाइज होता है। तो यानी आप इस तरीके से एक्सपेक्टेड मीनिंग निकाल कर वर्ड्स के आंसर्स अपने क्वेश्चन में वोकैबुलरी के बना सकते हो। अपने आंसर्स को बच्चे ब्रीफ रखना है और सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हो आंसर के अंदर, वो पहले एक आंसर की रूपरेखा बनाने की कोशिश करते हो, तो बेटा नंबर कट जाएंगे। फोर्थ, आंसर को बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करो जैसे वो पूछा गया है, ठीक है। अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी तो पता लगेगा। राइट योर आंसर्स इन योर ओन एक्सप्रेशन, एंड जो सेंटेंसेस पैसेज में दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं करना है। दिस इज अ स्ट्रिक्ट डोंट। डूज एंड डोंट्स में से ये डोंट है भैया, ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपकी लैंग्वेज एक्सप्रेसिंग स्किल्स को चेक करने के लिए दिए गए हैं। तो भले ही आपका आंसर बेटा 100% ठीक क्यों ना हो, अगर आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो C++ भी कर देते हैं अपनी आंसर शीट में, तो टीचर पूरे के पूरे नंबर आप लोगों के डिडक्ट कर लेगा। टू आंसर वोकैबुलरी क्वेश्चंस, पहले सेंटेंस को पढ़ो और जो वर्ड्स क्वेश्चन में दिए हैं उनको पढ़ो, उसके बाद उनकी सेंस या मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और उसके बाद उसको पैराग्राफ में ढूंढो और अपने आंसर शीट में लिख दो। क्योंकि जनरली मेरे हिसाब से बच्चे इंग्लिश के अंदर आपका सबसे पहला जो गट फीलिंग आता है ना, आपको उसी पे बिलीव करना चाहिए। उसके बाद जब आप लॉजिक लगाने लग जाते हो ना कि नहीं यार ये नहीं, इसकी जगह ये सही होगा, तो वहीं पर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लॉजिकली कई चीज़ें पता है तो लॉजिक के साथ चलिए। मान लो आपको लॉजिक नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, तो उसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, जो इंस्टिंक्ट आता है, जो गट फीलिंग आती है उसके साथ चलो। बिकॉज द मोमेंट यू गोइंग टू क्वेश्चन योर गट फीलिंग, तो वहां पर आपका दिमाग खराब होने लग जाएगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ रीड ऑल योर आंसर्स। अब पूरा करने के बाद एक बार सारे अपने आंसर्स को पढ़ो और कोई भी मिस्टेक है तो उसे करेक्ट करो, वो स्पेलिंग की हो, पंक्चुएशन की हो, ग्रामर की हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके आंसर में आ रही है तो आप उसको ठीक करेंगे। टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, इसको 2 से 3 टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीड इट वंस। बी केयरफुल रिगार्डिंग द टेंस एंड पर्सन, आंसर जो है वो बच्चे सेम टेंस में होने चाहिए जिसमें पूछे गए हैं, और पर्सन के अंदर बच्चे हम लोग जनरली थर्ड पर्सन को फॉलो करते हैं। अब इससे पहले बच्चे कि मैं आप लोगों को आपके स्क्रीन पर एक पैसेज दिखाऊं, आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि हाउ टू अप्रोच द पैसेज, ठीक है। अब एक सवाल आता है बच्चे, हाउ टू अप्रोच द पैसेज, ठीक है। पैसेज को अप्रोच कैसे करते हैं, पैसेज को सॉल्व करने के लिए। देखिए, जब भी आप बच्चे पैसेज की अब बात करते हैं, जब भी आप पैसेज को अप्रोच करने की बात करते हैं, तो आप लोग इस चीज़ के बारे में खास ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कि आप लोगों को जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट पैरा है, ठीक है, आप लोगों का जो फर्स्ट एंड लास्ट पैरा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरा है।
ठीक है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बिकॉज आपके क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया, आपके चैप्टर का थीम, आप लोगों के क्वेश्चन का टाइटल, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? बिकॉज अगर आप देखें या नोटिस करें कि जो आपका क्वेश्चन लिया गया है बच्चे, वो कहाँ से लिया गया है। जिसने भी एक क्वेश्चन बनाया है उसने भी किसी न किसी फॉर्म ऑफ राइटिंग स्किल में लिखा होगा, और हम लोगों को पता है कि हमने पिछली क्लास में सीखा था स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो आपको फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा जो हैं बच्चे वो यही दोनों हैं, और यहीं पे आपको बहुत सारे आंसर्स अपने सवालों के मिल सकते हैं। दूसरी अप्रोच आती है बच्चे, मैं जो हमेशा से सजेस्ट करती हूँ, सबसे पहले रीड क्वेश्चन फर्स्ट। मेरा कहना ये है कि सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है, उसके बाद फाइंड आंसर्स इन पैसेज, और उसके बाद अपने आंसर्स जो हैं वो पैसेज में ढूंढो। इससे बच्चे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या ढूंढना है। यहाँ पे एक अंधी रेस में घोड़ा बन के नहीं भाग रहे हो, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अपने क्वेश्चन में क्या चीज़ को फाइंड आउट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को बना सकते हो, राइट। तो आप लोगों को जब पता होगा, आप लोग बिल्कुल क्लूलेस नहीं होगे कि हमें ढूंढना क्या है, और आपका पूरा पैसेज पढ़ने का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। वरना हम क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर याद करते हैं कि हाँ यार ये तो यहाँ पर था, यानी हमने पैसेज को मेमोराइज कर लिया। वो हरकत नहीं करनी कि पैसेज में कौन सा आंसर कहाँ है, ये नहीं करना। इसीलिए पहले सवाल पढ़ो, फिर पैसेज के ऊपर जाओ, तो आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे क्वेश्चन से, जिनको आप अपने पैसेज में ढूंढ सकते हो, और उसके थ्रू आप अपने आंसर्स को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर बच्चे आप लोगों को एक पैसेज दिखाना चाह रही हूँ। अब जैसे यहाँ पर एक पैसेज है, इधर से देखिए, ये एक पैसेज है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर फैक्चुअल पैसेज हम लोग करने वाले हैं, जो एक टेबल के साथ दिया गया है। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को पहला सवाल दिया गया है। मैं इन सवालों के आंसर्स आप लोगों के लिए मिटा देती हूँ एक बार, ताकि आप लोग जब इस क्वेश्चन को करें तो आप लोगों को खुद से आंसर बनाने में हेल्प हो। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, मैं एक बार सारे आंसर्स छुपा लूँ। जी चलिए, तो अब मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो हाइड कर दिए हैं। अब जब जैसे जैसे हम पैसेज पढ़ते जाएंगे बच्चे, हम लोग हमारे क्वेश्चंस के आंसर को देखते जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर बच्चे आप लोग पहला सवाल देख पा रहे हैं, वो आप लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को ये फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी है फ्रॉम पैराग्राफ 1। तो उन्होंने एक बड़े दिमाग अच्छा लगाया कि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि आपको पैराग्राफ 1 में आंसर मिल जाएगा। स्टेटमेंट कहती है कि द रिसर्चर्स बिलीव that educational institutions have ideal resources to study the impact of leadership skills on young adults. तो रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं कि वो लोग स्टडी कर सके द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्किल्स ऑन यंग एडल्ट। जो लोग अभी रिसेंटली एडल्ट हुए हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है ऑफ लीडरशिप स्किल्स। और वो कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। अब मेरे को जाना है पैराग्राफ 1 में, और मुझे मेरी स्टेटमेंट पढ़नी है। अब वो कहते हैं इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट लीडरशिप डेवलपमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि ध्यान दो कि ऐसा बिलीव करा जाता है कि आप लोगों का जो लीडरशिप डेवलपमेंट है वो पार्ट होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि वो लोग प्रिपेयर कर सके इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी डेमोक्रेटिक या प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, आगे बढ़ने वाली सोसाइटी में। तो वो कहते हैं कि इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट द डेवलपमेंट शुड बी, ठीक है, वो कहते हैं शुड बी। तो यहाँ पर बच्चे ये आपका ट्रिगर वर्ड है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वो लोग कहते हैं शुड बी, वो ये नहीं कहते कि हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चे बिल्कुल ही फॉल्स हो जाती है, और आपको अपने क्वेश्चन के अंदर देखो वो कहते हैं ट्रू, अगर वो स्टेटमेंट जो है वो गिवन इन्फॉर्मेशन से मैच करती है, वो नहीं करती। इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स द इन्फॉर्मेशन, या वो कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो स्टेटमेंट दी गई है, या फिर ये हमारे पैसेज में दिया ही नहीं गया। ऐसा तो नहीं है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी, लीडरशिप स्किल्स की बात नहीं करी, बात तो करी है। तो यानी ये ऑप्शन नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, दे से कि उनके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो ये चीज़ को कर सके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे डू नॉट हैव दैट मच एडिक्वेट रिसोर्सेज कि वो लोग हमारी मदद कर सके।
अब जैसे यहाँ पर बच्चे आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है डू यू थिंक रिसर्चर्स ऑफ द स्टडी एम्ड टू चेंज द स्टूडेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। क्या आपको लगता है कि रिसर्चर्स का मेन एम जो है यहाँ पर वो चेंज करना है स्टूडेंट के आउटलुक का टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप स्किल्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? अपने आंसर को टेक्स्ट के रेफरेंस से सपोर्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, पर मुझे ये लग रहा है कि यार इसके लिए ना ये बड़ा ही कह सकते हैं कि समराइजेशन वाला सवाल है। ये ऐसा सवाल है जिसके लिए मुझे एक बार पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए। तो जब मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो मुझे पता है कि जिसके लिए मुझे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो अभी मैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगी, बिकॉज मेरे को एनी हाउ पूरा पैसेज तो पढ़ना है। जब मैं पूरा पैसेज पढ़ लूंगी उसके बाद बच्चे मैं ऐसे सवालों के ऊपर वापस आऊंगी। अगला सवाल देखो, select the option that displays the most likely reason for including research question 3 in 2014 study। वो कहते हैं कि इन ऑप्शंस में से सबसे लाइकली रीजन, सबसे ज़्यादा प्रॉबेबल रीजन बताइए कि हम लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन 3 को 2014 की स्टडी में क्यों इंक्लूड किया। ऑप्शन है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज शेप स्टूडेंट्स ओवरऑल पर्सनालिटी, लीडरशिप स्किल्स आर रिजल्ट ऑफ द डिजाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ऑल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज केटर टू स्पेसिफिक लेसन, या सर्टेन लेसन्स आर कॉमन इन मोर देन वन लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, पर अब मैं जाऊंगी अपने पैसेज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा, ठीक है। अब रिसर्च क्वेश्चन 3 कहता है, देखो मुझे पूरा पैसेज पढ़ना भी नहीं पड़ा, मेरे को सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के टॉपिक्स को पढ़ना है, मेरे आंसर्स आते जा रहे हैं। वो कहते हैं आर सर्टेन की इवेंट मोर लाइकली टू बी लिंक्ड टू पर्टिकुलर लेसन्स। वो क्वेश्चन कहता है कि क्या कुछ इवेंट्स जो हैं, कुछ की इवेंट्स जो हैं, ऐसा है कि क्या वो कुछ पर्टिकुलर लेसन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कि मतलब कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो कोई पर्टिकुलर लेसन देते हैं लाइफ में। अप्रोक्सीमेटली 130 बच्चों को बच्चे कांटेक्ट किया गया था, जिसमें से 72 बच्चे इंटरेस्टेड थे और उनका इंटरव्यू लिया गया। 2 members of the research team were present for each 14 to 45 मिनट इंटरव्यू, और 2 मेंबर जो थे रिसर्च टीम के वो वहां पर बैठे हुए थे। तो सवाल है कि क्या सर्टेन इवेंट्स जो हैं वो ज़्यादा लिंक्ड है किसी पर्टिकुलर लेसन से। अब मेरे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं कहती हूँ कि सारे लर्निंग लेसन्स जो हैं इन दे आर कॉमन इन मोर देन वन लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि जो हमारे लेसन्स हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक से ज़्यादा जगह पर सीखने को मिलती हैं, क्योंकि वो आपसे सवाल यही पूछते हैं कि आप ये बताओ कि क्या कोई स्पेसिफिक लेसन आपको कोई पर्टिकुलर की इवेंट कोई की इवेंट आपको कोई एक ही चीज़ सिखाता है। नहीं, आपके बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो आपको एक से ज़्यादा चीज़ों में सीखने को मिल जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको यूनिटी सीखनी है, अगर आपको यूनिटी के बारे में बात करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिटी के बारे में आप एक ही लेसन में सीखोगे। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हम लोग देख लें जिसमें हम यूनिटी के बारे में सीख रहे हैं। तो यानी आप कह सकते हो कि बहुत सारे लेसन्स और बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी में आपको मिल सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम इसके आंसर को इरेज करें तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। More than 50% of the identified student respondents were keen to participate in 2014 study। ये सेम पैराग्राफ में सवाल है बच्चे। वो कहते हैं 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि वो इस स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करें। ये स्टेटमेंट को आप लोग कैसे प्रूव कर सकते हो? स्टेटमेंट कंप्लीशन का सवाल आ गया। वी कैन से दिस बिकॉज, अब आप लोग वापस से पैसेज पे आइए और एक बार आप लोगों को मैं टाइम देती हूँ 30 सेकेंड्स का कि आप लोग यहाँ आंसर सोचिए कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आंसर का है। रिसर्च क्वेश्चन 3 में बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर है कि ऐसा क्या है कि 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं इस स्टडी का पार्ट बनने में। अब जैसे कि बच्चे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने 130 बच्चों का इंटरव्यू लिया जिसमें से 72 इंटरेस्टेड थे, तो 130 का आधा हो गया 65, लेकिन 65 से ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हैं, यानी मोर देन 50% बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोग अपने आंसर को कैसे बनाओगे? आप लोग अपने आंसर को बनाओगे ये बताकर कि वी कैन से दिस बिकॉज 72 आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स कंसेंटेड। ठीक है, उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, अलाउ किया और उनका इंटरव्यू फिर लिया गया। ठीक है, और फिर इस तरीके से उनका इंटरव्यू लिया गया। अगला सवाल देखिए,
Select the option that displays the key event designed with balancing roles table 1 as the objective. आप लोगों को बताना है कि ऐसा क्या की इवेंट होगा जो बैलेंसिंग रोल्स ऑफ टेबल 1 के साथ जोड़ा गया है. पहला कि स्टूडेंट, देखो बात हो रही है बच्चे रोल बैलेंस करने की, तो रोल बैलेंस के लिए आपको ऑप्शन देखकर ही समझ में आ जाएगा. स्टूडेंट विल बी एबल टू डिबेट इन द इशू एट हैंड विद डिफरेंट टीम्स. की इंसान जो है वो अपने टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों से डिबेट कर सकता है. मुझे सही तो नहीं लग रहा है ये. स्टूडेंट विल बी एबल टू मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मेंटर, प्लानर, रिसर्चर एंड प्रेजेंटर. तो मुझे यहाँ लग रहा है कि हाँ शायद ये हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर बैलेंसिंग रोल्स, एक इंसान बहुत सारे रोल्स की बात कर रहा है, वो हो सकता है. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सरमाउंट माइनर प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन फाइनल गोल. कि बच्चे जो हैं वो सरमाउंट कर सकते हैं, यानी ओवरकम कर सकते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम और बड़े गोल की तरफ बढ़ सकते हैं. स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिफाई देम टू द पीयर्स. कि अपने साथ वालों को वो कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं. मुझे जाना है टेबल 1 पे, मुझे देखना है बैलेंसिंग रोल्स. वो कहते हैं कि बैलेंसिंग रोल्स को देखकर टेबल 1 में आपको क्या लगता है कि बैलेंसिंग रोल्स का क्या फ़ायदा होगा. देखो बैलेंसिंग रोल्स में हम देख पा रहे हैं इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलेंस, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क एंड टेकिंग इनिशिएटिव. ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के बैलेंसिंग रोल्स का पार्ट हैं. तो जब कोई इंसान रोल बैलेंस करना सीखेगा, ठीक है, जब कोई इंसान रोल बैलेंस करना सीखेगा तो वो क्या क्या बनना सीखेगा, वो सब कुछ बनना सीखेगा. ठीक है, द पर्सन विल लर्न टू बिकम एवरीथिंग. तो स्टूडेंट विल बी एबल टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मेंटर, प्लानर, रिसर्चर एंड प्रेजेंटर, बिकॉज वो सब कुछ कर पाएगा. तो बच्चा जो है वो ऑलराउंडर बन जाएगा. ठीक है, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा. अगला सवाल देखिए. Complete the given sentence by selecting the most appropriate option. The 2014 study attempt to understand leadership by focusing on experience that shaped students' overall personality, lessons gained by student as they grew up, relations of key event with particular lessons, या student in leadership roles. तो मुझे यहाँ पर पता लगा कि अच्छा अब कुछ स्टेटमेंट दी गई है. वो कहते हैं 2014 की स्टडी जो है वो हेल्प करती है स्टूडेंट लीडरशिप को समझने में बाय फोकसिंग ऑन व्हाट. ये 4 ऑप्शंस दिए, लेकिन मुझे पता है कि मैंने पैसेज में पढ़ा नहीं है कहीं पर भी ये. तो मैंने जहाँ पर बच्चे पैसेज छोड़ा था मैं वहीं पे वापस आ जाती हूँ. मैंने छोड़ा था पैसेज इधर मैनी स्कूल्स पे. तो अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगी. Many school, college, universities across nation provide their student with leadership courses. कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बच्चों को लीडरशिप कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, करिकुलर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं, को करिकुलर प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करती हैं, यानी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक चीज़ों पे ध्यान देती है, जो बच्चे की फॉर्मल नॉलेज को तो बढ़ाएगा ही अबाउट लीडरशिप एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंस टू डेवलप स्टूडेंट्स एज लीडर्स एंड एक्चुअली प्रैक्टिस लीडरशिप. और ये कोर्सेज जो हैं ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि बच्चे जो हैं वो डेवलप करें एज अ फॉर्म ऑफ लीडर और उनको भी ये लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर आए. लेकिन अभी भी येट ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टडीज हैव सॉट टू अंडरस्टैंड लीडर डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन वो कहते हैं अभी भी देखा जाए तो सिर्फ बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करी है, विच स्टूडेंट्स डिस्क्राइबिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर बच्चे खुद के अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमारा लीडरशिप प्रोग्राम्स में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और वहाँ से उन्होंने अपने शब्दों में बताएंगे कि उन लोगों ने क्या सीखा है. One member served as the primary interviewer while the second ran the audio equipment. अब वो बताते हैं कि एक इंसान जो था वो प्राइमरी, अच्छा सॉरी यहाँ पर था, सॉरी. The 2014 study sought to understand the student leadership with research through key events via the following research questions. तो यहाँ पर हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया. वो कहते हैं कि 2014 की जो स्टडी है वो हमें हेल्प कराती है अंडरस्टैंड कराने के अंदर कि स्टूडेंट लीडरशिप जो है वो बहुत सारे की इवेंट्स के थ्रू रिसर्च क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पर बच्चे अगर हम लोग आ जाएं इधर वाले क्वेश्चन के ऊपर, तो हमें क्या पता लगता है, वो बताते हैं कि क्या रिलेशनशिप होगा किसी की इवेंट का किसी पर्टिकुलर लेसन के साथ. वही यहाँ पर ये स्टडी जो है वो समझना चाह रही है. तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा. अगला सवाल देखिए. द लेसन फॉर इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज हैड अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्स. Give one reason why having the least number of responses for decision making is the matter that needs attention. तो वो कहते हैं आप एक बार वापस से टेबल पे आइए. वो टेबल पे कहते हैं कि इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बोला. ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास 17 रिस्पॉन्स हैं
इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज के लिए, लेकिन जब बात आती है बच्चे डिसीजन मेकिंग के लिए तो सिर्फ 15 लोगों ने ही रिप्लाई किया। ऐसा क्यों? डिसीजन मेकिंग के अंदर लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसको अटेंशन देने की क्यों ज़रूरत है? बच्चे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड सवाल दे दिया गया। वो बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे कम लोगों ने वोट क्यों दिया है? ऐसा क्या है कि इस मैटर को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है? वाई डज दिस मैटर नीड अ ग्रेट अटेंशन? तो बच्चे यहाँ पर जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, तो आप लोग बात कर रहे हो यहाँ पर बैलेंसिंग रोल्स की, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया आप रोल बैलेंस कर रहे हो, तो यहाँ पर इंसान की खुद की कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं है कि वो अपने खुद के लिए कोई रूल्स बना सके, अपने डिसीजन खुद ले सके। तो यहाँ पर बच्चे जब आप इंसान को कोलैबोरेशन सिखा देते हो तो आप उसकी इंडिविजुअलिटी छीन लेते हो, जो प्रॉब्लम दे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हमें ये देखना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो लेसन क्रिएट करे गए हैं इनके, वहाँ पर उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। तो वो स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने इस क्रूशियल स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग को बढ़ाने के लिए। तो इससे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के अंदर वो बच्चे बताते हैं कि देयर इज़ प्रॉबली अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको वो मौका ही नहीं दिया जाता जहाँ पर वो अपने खुद के लिए डिसीजन ले सकें। और बच्चे लीडर स्किल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आप अपने डिसीजंस जो है वो खुद से खुल के ले सकें, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे ये वाला क्वेश्चन। Complete the sentence by selecting the most appropriate option. The concluding sentence of the text makes it clear case by listing it as a core competency for student leadership. यहाँ पर by listing dash, ठीक है। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट जो है ये क्लियर दिखाता है कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो वो एक कोर कॉम्पिटेंसी है। बेसिकली वो ऐसा एक कोर पॉइंट है, कोर पार्ट है कि वो तो इंसान में होना ही चाहिए द पर्सन इज गोइंग फॉर लीडरशिप प्रोग्राम्स, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन बच्चे छोड़ा हुआ है, अभी हम लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे आते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ यहाँ बच्चे ये कि द स्टडी डिस्क्राइब्स द रिच एरे ऑफ लीडरशिप लेसन्स। कि स्टूडेंट, ये जो लीडरशिप प्रोग्राम था, रिसर्च जो थी, उसने हमें बहुत वास्ट लीडरशिप लेसन्स के बारे में बताया। दैट स्टूडेंट्स आर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, जो बच्चे एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहे हैं। इट रिवील्ड कि स्टूडेंट लीडर्स आर लर्निंग फाउंडेशनल लीडरशिप स्किल्स, कि जो बच्चे हैं वो फाउंडेशनल लीडरशिप स्किल्स सीख रहे हैं ऑन कॉम्पिटेंसीज बेसिकली, और ऐसे वर्च्यूज जो उनको काम आएंगे अपने करियर के अंदर, that have positively impacted how accomplish work, that have positively impacted how to accomplish work, जिससे उन्हें सिखाया गया है कि आप लोग अपने काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। how to work with others, आप लोगों को कोलैबोरेशन सिखाई गई है, आप लोगों को सिखाया गया है कि अगर आपको बाकी लोगों के साथ काम करना पड़े तो आप कैसे करोगे। एंड how to be supported by and support others, कि आप कैसे सपोर्ट ले सकते हो और कैसे सपोर्ट दे सकते हो। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ बच्चे जो यहाँ पर आप लोगों को सिखाई गई है वो क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डवर्क या ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे यहाँ आपको सिखाया गया है कोलैबोरेशन, कि इंसान को कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको मिल के काम करना पड़ेगा। बेसिकली जो भी लीडर होता है, ही इज़ द पीपल्स लीडर, वो उनके अपने ग्रुप का लीडर होता है और उसके हाथ में होता है कि वो अपना भी काम करे और सबका काम कराता रहे, ठीक है। बी दैट वुल्फ, जो एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में होता है अपने पैक के, जो चलाता नहीं, सबको अपने साथ खींच के लेकर जाता है, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन, तो you need to be very collaborative with everyone, right? आखिरी सवाल है बच्चे, complete the sentence appropriately with 1 or 2 words in the context of working with others in table 1 the lesson of conflict refers to। वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेबल नंबर 1 में, तो वो कहते हैं कि इधर एक वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। वर्किंग विद अदर्स में कॉन्फ्लिक्ट का अराइज होना बच्चे आप लोगों को क्या दिखाता है कि 21 लोग जो हैं वो कहते हैं कि सामने वाले के साथ काम करने के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो बच्चे प्रॉबेबली हम ये कह सकते हैं कि इधर ये हो सकता है विद द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इंसान के जब ओपिनियन मैच नहीं करते, उसके वेरिंग एजेंडाज होते हैं, इंसान के जो एजेंडाज हैं, ठीक है, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, प्रॉबेबली वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स बच्चे हम लोग ये मान सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। आप किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज ज़रूर हो जाता है।
ठीक है। वर्किंग विद अदर्स इन टेबल 1 लेसन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू, बच्चे जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आप लोग बड़े आराम से अपने कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो सॉल्व कर लीजिए, कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन कर लीजिए एमिकेबली, यानी आप बड़े ही फ्रेंडली तरीके से अपने इशू को जो है सॉल्व कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप अपना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर लीजिए, यानी आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा लीजिए, बिकॉज तभी बच्चे आप लोगों की जो वर्किंग होगी वो एफिशिएंट वर्किंग होगी। एफिशिएंट वर्किंग कब होगी? एफिशिएंट वर्किंग सिर्फ तभी होगी जब आप सब लोग मिलकर आराम से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके काम करेंगे। अब बच्चे हम लोगों ने एक सवाल छोड़ा था, और वो सवाल ये था कि आपको क्या लगता है कि ये रिसर्चर्स जो हैं, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि ये रिसर्चर्स जो थे ये बच्चों का आउटलुक चेंज करना चाहते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? तो बच्चे हम पूरा पैसेज पढ़ चुके हैं और हमें ये समझ में आया कि कहीं भी इनका ये मोटिव तो नहीं था कि ये बच्चों को चेंज करे। बेसिकली इनका जो एम था वो बस ये था कि ये लोग स्टडी कर सके इन बच्चों को कि उनके क्या पर्सपेक्टिव हैं, बिकॉज हमने यही देखा कि अब तक कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं करी गई थी जिसमें बच्चों के बारे में पूछा गया है, जिनसे बच्चों को पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम था ये बेसिकली स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को जानने के लिए था, ताकि आप उनके लिए बेटर डिजाइनिंग कर सको, क्रिएशन कर सको ऑफ द लीडरशिप प्रोग्राम्स अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो बेटा बेसिकली ये इसकी इफेक्टिवनेस को, ठीक है, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था, ना कि बच्चों के माइंड को चेंज करने के लिए। ये हायर इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि आप जो लीडरशिप स्किल्स प्रोग्राम स्कूल में कराते हो उसका बच्चों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कि बेटरमेंट की जा सके इन द लीडरशिप प्रोग्राम, बिकॉज अल्टीमेटली कर तो आप बच्चों के लिए ही रहे हो ना। अगर बच्चों को ही वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर देयर विल बी नो यूज़ ऑफ गेटिंग या मेकिंग सच प्रोग्राम्स। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चे, दैट इज कॉल्ड द नोट मेकिंग। अब हम लोग करने वाले हैं क्या? हम लोग करने वाले हैं नोट मेकिंग। नाउ नोट मेकिंग इज बच्चे वन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग स्किल्स या अनसीन पैसेज जो अब आप लोगों के पेपर में आने लगा है। पहले भी आता था एंड इट इज ओनली देयर इन द 11th क्लास, 12th क्लास से इसको हटा दिया गया है। यू विल हैव अगेन 2 पैसेजेस। I have a severe throat pain, that is why I need to have sips of water continuously. Now बच्चे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नोट मेकिंग। तो बच्चे नोट मेकिंग एक 8 मार्क्स की राइटिंग स्किल है। आप लोग पहले इसका बाइफर्केशन देख लीजिए। आप लोगों के बच्चे 5 मार्क के नोट्स होते हैं जो बहुत ही प्रिसाइज होने चाहिए। 2 मार्क्स की बच्चे आप लोगों की समरी होती है, ठीक है। 2 मार्क्स की आप लोगों की क्या होती है? समरी होती है। और 1 मार्क्स के बच्चे आप लोगों की एब्रीवेशन की टेबल होती है, ठीक है। क्या होती है? एब्रीवेशन की टेबल होती है। तो जब बच्चे ये 8 मार्क अगर आपको पूरे चाहिए तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों के आंसर में होने चाहिए। अब हम लोग पेपर में क्या करते हैं? हम लोग नोट्स बनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि मैम हमें ना लर्निंग करनी है, हमें मगर ये समझ में नहीं आता कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। तो बच्चे नोट मेकिंग बेसिकली आपके लिए एक लाइफ स्किल का काम भी करती है। ये आपको बेसिकली सिखाती है कि नोट्स पेपर में बनते कैसे हैं। तो नोट्स कुछ नहीं है, नोट्स एक शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड है ऑफ दी फैक्ट्स, ताकि आपकी मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सके। यानी आपके नोट्स कैसे होने चाहिए बच्चे? वो शॉर्ट भी होने चाहिए और साथ ही साथ क्लियर भी होने चाहिए, कि अगर मैं उन लाइन को पढ़ूं तो मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा ये किस रेफरेंस में दिया गया होगा। नोट्स जनरली तब बनाए जाते हैं जब आप किसी स्पीच को या किसी डिक्शन को, कोई इंसान डिक्टेशन को बोल रहा होता है उस समय उसको लिखने के लिए, ताकि बाद में आप उसको पढ़ सको। They are referred back when needed and may be reproduced in the desired way. तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग नोट मेकिंग करेंगे कैसे। अब ज़रूरी बात यह है कि नेसेसिटी ऑफ नोट मेकिंग क्या है, मतलब नोट मेकिंग क्यों करना ज़रूरी है बेटा? क्योंकि नोट मेकिंग एक लाइफ स्किल है। जैसे मैंने बताया, नोट मेकिंग आप लोगों को पेपर में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ आप लोग अपने 11th में, अभी 11th में 12th में जाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो नोट्स कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को आ जाएगा। तो ये चीज़ बच्चे आप लोगों को आंसर्स में भी हेल्प करेगी, अंडरस्टैंडिंग में, पढ़ाई में भी, रिविजन में भी हेल्प करेगी। तो बच्चे नॉलेज बहुत वास्ट है और अनलिमिटेड है, लेकिन हमारी मेमोरी जिसमें हम उस बात को डाल सकते हैं वो लिमिटेड है। हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख सकते, तो उस टाइम पे बच्चे नोट मेकिंग नेसेसरी है। विद द हेल्प ऑफ नोट्स हम पूरी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं। नोट मेकिंग बहुत यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू वॉल्यूमिनस बुक, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी नहीं जाती, तो ऐसे टाइम के ऊपर ये नोट्स जो हैं वो बहुत हैंडी आते हैं। तो बेटा नोट मेकिंग में आपको यही चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका नोट कैसा होना चाहिए।
नोट मेकिंग के 3 फंक्शंस हैं बच्चे। तो पहली बात तो वो आपकी रेडी रेफरेंस के लिए है। अगर वो रेडी रेफरेंस के लिए है बच्चे तो वो क्लियर होने चाहिए, इतने क्लियर होने चाहिए कि आप उन्हें पढ़ो और आपको कहानी याद आ जाए। It helps us reconstruct what is said and written and thus accelerates the process of remembering या recall। ये ऐसे होने चाहिए कि इनको पढ़ के मुझे समझ में आए, मैं कंफ्यूजन में ना जाऊं, ताकि मैं चीज़ों को रिवाइज कर सकूं। It comes handy in delivering speech, participation and debate, discussion, writing an essay, revising lessons before a examination। नोट मेकिंग का हवा नहीं बनाना है हमें। हमारे नोट मेकिंग बच्चे जनरली हम लोग करते आए हैं, और नोट मेकिंग कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट राइटिंग स्किल, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोट मेकिंग बनती कैसे है। देखो, जो नोट्स अच्छे होंगे बच्चे, वो पहली बात तो शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे? वो छोटे होंगे और कॉम्पैक्ट होंगे। ठीक है, आपको बहुत सोच समझ के ये नोट्स बनाने होते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, भले ही वो छोटा पैकेट है लेकिन उसका धमाका बड़ा होना चाहिए कि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो पैसेज में दी जाएगी वो सब आपके नोट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। वो लॉजिकल होनी चाहिए कि ऐसा हौश पौश नहीं करना है आंसर में। सामने वाले को पढ़ के समझ में तो आए कि आप उसको क्या कहना चाहते हो, आप उसे क्या आप क्या समझाना चाहते हो। मतलब टीचर को पैसेज खोलने की जरूरत ना पड़े, उसको आपके नोट से ही समझ में आ जाए कि आप क्या कह रहे हो। अंडरस्टैंडेबल, एक तो हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि और वो ऐसे वर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए, बेसिकली वो की वर्ड्स आप लोगों को डालने होते हैं बच्चे, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप लोगों को अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनाते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो अब मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। देखो भैया, नोट मेकिंग का मैकेनिज्म आप लोगों को समझना जरूरी है। नोट मेकिंग में बच्चे हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रीविएशन और सिंबल्स, नोट फॉर्म, नंबरिंग एंड इंडेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अब ये चारों शब्द आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहे होंगे, लेकिन इनके शब्दों को सर से नहीं जाने देना है और समझना है कि बेसिकली होता क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को बच्चे नोट मेकिंग का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, इंडेंटेड फॉर्मेट, कि आप लोग कैसे अपने नोट मेकिंग को बनाते हो। हेडिंग, सब हेडिंग, आपका मेन सेक्शन 1 2 3 4 में जाता है। सब सेक्शन बच्चे आप लोगों का ABCD में जाता है, और उसके आगे भी सब सेक्शंस जो होते हैं उनको आप 1 2 3 4 में डाल सकते हो, यानी आपके जो रोमन न्यूमेरल्स होते हैं। अब यहाँ पर देखकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को लाजमी है कि हो रही होगी। अब समझो कि नोट मेकिंग अगर आप अपनी आंसर शीट में बना रहे हो तो आपका कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। मान लो मैं आप लोगों को आपकी एक आंसर शीट अगर बनाकर दिखाऊं, मान लीजिए बच्चे ये आप लोगों की आंसर शीट है। कंसिडर दिस टू बी योर आंसर शीट। ठीक है, आप लोगों ने नोट मेकिंग शुरू करी, तो नोट मेकिंग शुरू करके बच्चे सबसे पहले यहाँ ऊपर एक बड़ी सी हेडिंग आ जाती है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, ऊपर सेंटर ऑफ द पेज के अंदर एक हेडिंग लिखोगे। हेडिंग लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने पैराग्राफ को डिवाइड कर लेना है। आपको जब भी नोट मेकिंग दी जाएगी तो बच्चे उस क्वेश्चन के अंदर 6 to 7 पैराग्राफ्स होंगे। ठीक है, आपको क्या दिया होगा, 6 to 7 पैरा उसके अंदर दिए होंगे। तो आप लोग पैराग्राफ को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने पैराग्राफ को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। या तो आप 2 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ करके नोट्स बना दीजिए, या फिर आपको लगता है कि ऊपर और नीचे कोई 2 पैराग्राफ सिमिलर से हैं, उनके टॉपिक्स को क्लब करके नोट्स बना दीजिए। अब वो कैसे करना है उसके लिए पहले फॉर्मेट समझेंगे। हेडिंग लिखा, फिर अपने पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाओ, यहाँ पर डालो बच्चे 1, इस तरीके से। ठीक है, 1 डालो, और यहाँ पर बच्चे अपनी सब हेडिंग लिख दो। ठीक है, बहुत साफ हैंड राइटिंग में यहाँ पर ब्लैक पेन से अपनी सब हेडिंग लिख दो। ठीक है, अब ध्यान दो, जहां से बच्चे सब हेडिंग का S शुरू हो रहा है वहां पर आपको 1.1 डालना है। वहां पर आपको क्या डालना है, 1.1 डालना है। ठीक है, 1 पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद आप मान लो यहाँ पर अपना पॉइंट मेंशन कर दो। ठीक है, पॉइंट इज मेंशन। जहां 1.1 डाला उसके जस्ट नीचे बचे 1.2 आएगा, यहां पर फिर से आपको अपने पॉइंट को मेंशन कर, पॉइंट इज मेंशन्ड। वहीं पे उसके नीचे बचे मैं 1.3 डालूंगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लग रहा है कि यार इसके अंदर ना मेरे पास और पॉइंट्स हैं। अब मैं 1.3 1.4 अब मैं 1.7 तक अगर ले जा रही हूँ बच्चे तो वो गलत हो जाएगा। मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.4 तक ही जाना होता है, या 1.5 तक मैं जा सकती हूँ, उससे ऊपर नहीं जाते। ठीक है, 5 पॉइंट्स बनाने होते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। वैसे ही 5
4 से 5 सब हेडिंग्स बनानी होती हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे पास 1.3 में और पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर वापस से वही अपना जो पॉइंट है वो मेंशन करूंगी, पॉइंट हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर बच्चे मैं क्या दूंगी, पॉइंट की सब हेडिंग, सब हेडिंग दूंगी। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, पॉइंट की सब हेडिंग दूंगी, कि हेडिंग के अंदर भी एक और हेडिंग, सब हेडिंग दूंगी। और उसके बाद बच्चे जहां से मैंने पॉइंट लिखा वहां पर 1.3.1 यानी 1.3 का भी 1, और यहाँ पर मैं अपना पॉइंट मेंशन करूंगी। इधर मेरे को कोशिश करनी होती है कि 0.1 और 2 दोनों दे दूं, और ऐसे 1.3.2 यहाँ पर मेरे अगले 2 पॉइंट आ जाए। ठीक है, 2 एंड, इस तरीके से मेरे को बनाना होता है। यहां तक कर दिया। अब मेरे पास अगर 1.4 है तो बच्चे 1.4 वापस से इसके ही नीचे आएगा, और यहां पर मुझे अपना पॉइंट मेंशन करना है। मान लो अब मुझे 1.4 के बाद मेरा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया, अब मैं कहाँ नोट मेंशन करूंगी, तो मेरे को अगली सब हेडिंग डालनी है, तो मैं सीधा 1 के नीचे यहां पर 2 डालूंगी। इधर सब हेडिंग के अंदर मैं यहाँ नीचे सब हेडिंग लिखूंगी, और वापस से सब हेडिंग के यहाँ से 2.1, 2.2 और सो ऑन करके मैं अपने नोट्स बनाती जाऊंगी। ये जो फॉर्मेट है बच्चे, इफ यू गोइंग टू फॉलो दिस फॉर्मेट, तो आप लोग कतई अपने पेपर में कहीं पर भी नंबर नहीं गवाओगे। ठीक है, यू आर नेवर एवर गोइंग टू लूज योर पॉइंट्स इफ यू गोइंग टू फॉलो दिस मेथड, इफ यू गोइंग टू राइट योर नोट मेकिंग। ठीक है, अब नोट मेकिंग के अंदर बच्चे नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो बेटा हेडिंग जो है वो मेन थीम को रिफ्लेक्ट करती है, वेयर एज सब हेडिंग्स जो है वो पॉइंट आउट करती हैं कि ये टॉपिक में आप कैसे कैसे पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते जाते हो। तो जो भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती है ना बच्चे, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, वो ऐसी होनी चाहिए कि उनको आपको पढ़ के ही समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हो। द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग रिवील्स द ग्रास्प ऑफ द पैसेज, कि आपको कितना समझ में आया है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ मेन आइडियाज एंड सब्सिडरी पॉइंट्स, आप लोग नोट्स नहीं बना सकते। यानी जब तक आप मेन पॉइंट्स को क्लब नहीं करोगे आपके नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे। मेन पॉइंट्स कैसे क्लब करते हैं आगे बताऊंगी। फिर आते हैं बच्चे एब्रीवेशंस और सिंबल्स। देखो ये ऐसी राइटिंग स्किल है जिसके अंदर वो खुद से आपको बोलते हैं कि भैया डालो, जितनी एब्रीवेशंस और सिंबल्स डाल सकते हो आप लोग डालो। बेटा ये प्रिसिजन और इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है। एटलीस्ट 4 रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशंस आर टू बी यूज्ड इन नोट मेकिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन या एनी एग्जामिनेशन। आप लोगों को कम से कम 4 से 5 एब्रीवेशंस, तो 4 to 5 कॉमनली यूज एब्रीवेशंस होनी चाहिए। These are the essential components of note making. स्टूडेंट जो है वो यूज एब्रीवेशन का सिंबल कर देते हैं। हम लोग राइटिंग वर्क में वो भी कर सकते हो, एंड डाल सकते हो, अप डाउन, इन सब के अभी सिंबल्स दिखा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर बच्चे अगर आप लोग अपनी वो टेक्स्ट लैंग्वेज यूज करते हो, टेक्स्ट लैंग्वेज नहीं करना। व्हाट अबाउट यू के लिए WBU, ठीक है, और गॉड के लिए गौचा, ये गौचा, ऐसे ऐसे शब्द यूज नहीं करने हैं आंसर के अंदर, ये सब नहीं आना चाहिए। TTYL, टॉक टू यू लेटर, ठीक है, ये गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये सब नहीं आते आंसर के अंदर। ठीक है, ये गलती से भी आंसर में मत लिख कर आ जाना। ठीक है, ये सब नहीं करना है आंसर के अंदर। आंसर में एब्रीवेशंस कैसी लिखनी है, आंसर में बच्चे एब्रीवेशंस ऐसी लिखनी है। सिंबल्स एंड का इस तरीके से, ठीक है, 3 डॉट्स देयरफॉर, ये उल्टी डॉट्स बिकॉज, IE फॉर दैट इज, परसेंटेज के लिए, 100 के लिए, एग्जाम्पल के लिए, विज फॉर नेम। मैथमेटिकल सिंबल में फॉर ग्रेटर दैन के लिए, इक्वल टू, एट द रेट, फॉर लेस दैन, ये और दिखाने के लिए, फॉर बिफोर दिखाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा और एब्रीवेशंस बच्चे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारी अलग अलग एब्रीवेशंस आप लोगों के लिए छोड़ दी हैं। इनमें से आप कोई भी एब्रीवेशंस आप लोग ये देख लीजिए कि हेयर वी हैव वेरियस एब्रीवेशंस जो आप लोग अपनी नोट मेकिंग में यूज़ कर सकते हो। तो सारी एब्रीवेशंस यहाँ पर बच्चे आप लोगों के लिए छोड़ दी गई हैं ताकि एक बार इन एब्रीवेशंस को आप लोग समझ लो। अब नोट मेकिंग करते कैसे हैं बच्चे वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब हम लोग डिसाइड करेंगे, मतलब हम लोग अब आप लोगों को इस तरीके से, देखिए ये रहा आपका कंक्लूजन कि बेसिकली इस तरीके से आपके नोट मेकिंग जो है वो दिखने चाहिए। मतलब मैंने लिख के दिखाया, यहाँ पर वो इस तरीके से बने हुए हैं। 4 to 5 सब हेडिंग्स बच्चे आप लोगों के पैसेज के अंदर से होनी चाहिए। ठीक है, 4 to 5 सब हेडिंग्स ये मैक्स है। ठीक है, और 2 से 3 बच्चे मिनिमम, तो 3 मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, 3 तो मिनिमम है, 2 नहीं, 3 तो बच्चे मिनिमम है, और 4 से 5 आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, इतना आपके पास होना चाहिए। अब बच्चे मैं आप लोगों को इसके नोट मेकिंग का फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि फॉर्मेट समझ लीजिए करना कैसे है, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। स्टेप्स है बच्चे, सबसे पहला पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है।
यहाँ पर आप लोगों को जब पैसेज को पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में ये सवाल रखना है कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट, ये पैसेज किस चीज के बारे में है। बिकॉज अगर आपको ये पता लग जाता है कि ये पैसेज किस बारे में है तो उससे आपको जिस्ट मिल जाएगा और आपको अपनी हेडिंग फॉर्म करने में आसानी होगी। ज्यादा प्रेशर लेकर मत करना ये राइटिंग्स के क्वेश्चन, या उसमें नंबर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, जब पढ़ेंगे तो मेन आइडियाज और इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स को देखते जाइए। ठीक है, जो मेन आइडियाज होंगे उन्हें हेडिंग्स में डालिए और सब पॉइंट्स में डाल के सब हेडिंग्स में डालिए। प्रॉपर फॉर्मेट डालिए, रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस यूज करिए। और एक और चीज बचे, जहां पर भी आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट मैं यूज कर सकता हूं तो उन्हें अंडरलाइन करते चलिए विद लाइट पेंसिल। ठीक है, बहुत ही लाइट पेंसिल से उन्हें अंडरलाइन करते चलिए, जो जो आपको कीवर्ड्स लगते हैं। ठीक है, जो भी आपको कीवर्ड्स लगते हैं कि इनको मैं लिख सकता हूँ। और बच्चे याद रखना, पॉइंट्स जो बनने हैं ना वो सेंटेंसेस के फॉर्मेट में नहीं जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। एक पॉइंट जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो सेम लाइन के अंदर रहना चाहिए। 3 से 5 वर्ड्स या 5 से 6 वर्ड्स का ही वो पॉइंट जो है होना चाहिए। अगर वो पॉइंट 5 से 6 वर्ड्स का है तभी आप लोगों को नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। अब हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि नोट मेकिंग हमें कैसे करनी है। हाँ, तो बच्चों आइए देखते हैं अब इस पे सवाल कैसे आ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब क्वेश्चन आए तो करना क्या है। अब जैसे बच्चे यहाँ पर आप लोग ये सवाल देख पा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को दिया जा रहा है नोट मेकिंग के लिए, राइट। तो यहाँ से बच्चे पैसेज शुरू हो रहा है। पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये पैसेज है कितना बड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैराग्राफ का पैसेज है ना। तो बच्चे 12 पैराग्राफ का पैसेज है का मतलब ये है कि क्या मैं हर पैसेज के अलग अलग पॉइंट्स बनाऊंगी? नहीं, मुझे ये पता है कि अगर ये 12 पैराग्राफ्स का पैसेज है बच्चे तो मेरे कम से कम 5 सब हेडिंग्स तो चली जाएंगी, है ना। यानी क्या होगा, कम से कम मेरी 5 सब हेडिंग्स तो चली ही जाएंगी। अब इन 5 सब हेडिंग्स को मैं बनाऊंगी कैसे? इसको बनाने के लिए बच्चे मैं पैराग्राफ 1 पे आती हूँ। पैराग्राफ 1 से मैं पैसेज को पढ़ना शुरू करती हूँ और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती है मैं ऐसे पहले अंडरलाइन करती चलूंगी। यानी यहाँ पर बच्चे कुछ ऐसा चलेगा कि मुझे 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ को जोड़ के एक नोट का टाइटल बनाना होगा। पढ़ते हैं पहले। Scientists in the USA and Japan are developing a set of smart material that clean themselves of dirt and stains beside eliminating foul odors and dangerous bacteria। तो मुझे पता लगा कि जो साइंटिस्ट है यूएसए के और जापान के वो ऐसे सेट ऑफ क्या बना रहे हैं, वो स्मार्ट मटेरियल्स बना रहे हैं जो खुद को क्लीन कर लेते हैं ऑफ डर्ट एंड स्टेन्स, और उसके साथ साथ वो लोग क्या कर देते हैं, वो एलिमिनेट कर देते हैं फाउल ओडर को और डेंजरस बैक्टीरिया को। अब यहाँ पर मेरे को पता है कि मुझे नोट मेकिंग करनी है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि इधर मैं पहला पॉइंट क्या, मैं हेडिंग क्या दे सकती हूँ कि यहाँ पर बच्चे एक साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई। ठीक है, पहला पैराग्राफ की हेडिंग क्या आएगी, साइंटिफिक डिस्कवरी। पहली हेडिंग जो आएगी साइंटिफिक डिस्कवरी। कौन कर रहा है, साइंटिस्ट ऑफ यूएसए एंड जापान। दूसरा आप बताओगे 1.2 में डेवलपिंग एक ऐसा मटेरियल जो क्या करता है 1.2 का ऐसा 1.2.1 में क्लीन डर्ट एंड स्टेन्स, उसके बाद 1.2.2 में एलिमिनेट फाउल ऑडर एंड डेंजरस बैक्टीरिया। तो इस तरीके से मैंने दिमाग लगाया कि मैं ऐसे करके पॉइंट बना सकती हूँ। फिर मुझे अगले पैसेज को भी सेम में ही डालना है, तो और देखते हैं। Exploiting powerful catalytic properties, researchers succeeded in creating tiles, glass, paint, paper and cloth that can keep themselves sparkling clean। तो उन्होंने क्या यूज किया, पावरफुल कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को यूज करके उन्होंने ऐसी टाइल, ग्लास, पेंट, पेपर, क्लॉथ बना लिए हैं जो अपने आप को साफ रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी मुझे पहले पैराग्राफ में पता लगा कि ये साइंटिफिक डिस्कवरी करी किसने। सेकंड में मुझे पता लगा कि ये चीज अपने डर्ट और स्टेन खुद मिटा लेती है, एलिमिनेट कर लेती है फाउल ऑडर को, डेंजरस बैक्टीरिया को। इन्होंने कैटालिटिक प्रॉपर्टीज यूज करी हैं जिससे इन्होंने टाइल, ग्लास, पेंट, पेपर, क्लॉथ बनाया है जो अपने आप को साफ रखता है। ठीक है, तो यानी मैं पहले 2 पैराग्राफ को मर्ज कर सकती हूँ। तीसरा देखो, द फर्स्ट आइटम टू रीच द मार्केट अ सेल्फ क्लीनिंग वॉल। सबसे पहले क्या आई है, एक सेल्फ क्लीनिंग वॉल आई है एंड अ काउंटर टाइल, और दूसरी क्या है, काउंटर टाइल। तो मुझे अगले 2 पॉइंट्स मिल गए। कैन नॉट ओनली किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया तो मारती ही है लेकिन एलिमिनेट कर देती है ओडर को और स्टेनिंग एसोसिएटेड विद स्मोक फ्रॉम कुकिंग ऑयल। किसको, जो स्मोक आता है बच्चे कुकिंग ऑयल से, सिगरेट से, रिपोर्ट्स द जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी रिव्यू। यानी मुझे पता लग गया कि अच्छा मेरे को क्या पॉइंट्स बनाने हो सकते हैं।
अब मैं जब आप लोगों को नोट्स दिखाती हूँ बच्चे तो वो कुछ इस तरीके के होंगे। अब जैसे यहां पर हमने कैसे बनाया, हम लोगों ने बनाया बच्चे, क्या किया, सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स। तो इधर हमारे नोट्स कैसे बने, ये आप लोगों के लिए बच्चे बस एक एग्जांपल है कि आप लोगों को नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। ये मेथड आप लोग फॉलो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो हमने पहले 2 पैराग्राफ का क्या बनाया, सेल्फ CLG का मतलब यहाँ पे बच्चे क्लीनिंग के लिए यूज किया गया है, और ये MATS यूज किया गया है मटेरियल्स के लिए, ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स। पहला पॉइंट, ये क्या करते हैं, क्लीन करते हैं डर्ट और स्टेन्स को। बी पॉइंट, एलिमिनेट करते हैं फाउल ओडर को और डेंजरस बैक्टीरिया को। और यहाँ पर डेंजरस के आगे बच्चे आप लोग डॉट लगाओगे ताकि जब आप अपनी एब्रीवेशंस लिखो तो वहां पर आप बता सको कि ये DANG डेंजरस बैक्टीरिया के लिए है। सेल्फ क्लीनिंग टाइल्स, पीपल ऑफ WK। अब देखते हैं WK क्या है। यहाँ पर अभी आप देखते हैं ये WK क्या है। अब इसके लिए हमें आगे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, यानी हमने पहले 2 पैसेजेस को इस तरीके से कंबाइन कर दिया। अब आप इसमें चाहो तो इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे यहां पर ही आ जाओ, इधर ही बेटा C के अंदर आप ऑप्शंस लिख सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो कि ग्लास, टाइल्स, पेंट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है बच्चे ये सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल से बनाई जा रही हैं। इस तरीके से पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। 2 में बच्चे ऐड मोर पॉइंट्स, और यहाँ पर आप लोग और पॉइंट्स खुद से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही पॉइंट डाला गया है, लेकिन आप लोग इसमें और पॉइंट्स डाल सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। The key to the self-cleansing work is the future of the interaction between titanium dioxide। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, ये सेल्फ क्लेंजिंग कैसे हो रही है, बिकॉज ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी TO2 एंड अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन और फ्लोरोसेंट लाइट। तो कैसे हो रहा है ये सेल्फ क्लीनिंग वर्क, कैसे हो रहा है, ये अल्ट्रावायलेट रेजेस जो आ रही है सन से, या जो फ्लोरोसेंट लाइट्स आ रही हैं, जब इनके ऊपर पड़ती है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के ऊपर पड़ती है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को साफ कर देता है। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है बच्चे टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू मेक पेंट एंड टूथपेस्ट व्हाइट। ये पेंट और टूथपेस्ट को व्हाइट करने के काम आता है, which were first discovered by Tokyo University chemist Akira Fujishima and associates in 1969। कब ढूंढा गया था, 1969 में ढूंढा गया था। यानी मैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ बना सकती हूँ, ठीक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को मैं एक प्रॉपर हेडिंग दे सकती हूँ और इसके ऊपर अपने पॉइंट्स बना सकती हूँ। The research showed that when exposed to solar energy, कि जब टाइटेनियम डाइऑक्साइड को आप सोलर एनर्जी से एक्सपोज करते हो तो इसकी एबिलिटी होती है टू ब्रेक डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकेज ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो देखने को मिलेगा। After a quarter century of observation, scientists now understand that reaction occur as titanium dioxide absorbs energy from the UV band of sun and react with the water vapor in the air to produce oxygen molecules। यहाँ पर आप एक केमिकल रिएक्शन दे सकते हो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, सन की एनर्जी लेता है और फिर उसके साथ वाटर वेपर जो आपके एनवायरनमेंट में है यानी H2O के साथ रिएक्ट करता है, जिससे वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो O2 प्रोड्यूस करता है। These molecules are energetic enough to break down into organic matter into carbon dioxide and trace elements। और उसके बाद ये और छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट कर क्या करता है, ये आपका आइटम जो है वो क्रिएट कर देता है। When light shines on the white paint pigment, जब लाइट शाइन करी जाती है व्हाइट पेंट पिगमेंट के ऊपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इट प्रोड्यूसेस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जो कंबस्टिबल मटेरियल को बर्न कर सकता है एट रूम टेम्परेचर, सेज डेविड ऑलिस द प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग एट नॉर्थ कैरोलिना स्टेट। इट इज अ फायर विदाउट अ फ्लेम। ये ऐसी फायर है जो बिना फ्लेम के जलती है। यानी यहाँ पर अभी हम लोग टाइटेनियम, पहले हमने शुरू किससे किया, हम लोगों ने बच्चे शुरू किया था समझना फ्रॉम दी सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल से। फिर वहां से हम लोग कैसे आगे की तरफ बढ़े, हम लोग टाइटेनियम डाइऑक्साइड की तरफ बढ़े। हमने समझा कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का क्या काम होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये कंबस्टन कॉज करता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने आप को सेल्फ क्लीन करते हैं। अब 7th और पढ़ेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटेड मटेरियल कैन इजीली रिमूव थिन डिपॉजिट्स such as bacteria and fingerprints, though they are unable to break down thick splotches of organic material such as blood stains। कि ये छोटी छोटी चीजों को तो मिटा सकता है लेकिन बड़े बड़े जैसे ब्लड स्टेन्स है उनको नहीं मिटा सकता, बिकॉज लाइट एंड ऑक्सीजन इन द एयर कैन नॉट रीच द सरफेस व्हेन द रिएक्शन अकर्स। तो बिकॉज यहाँ पर जब बड़े बड़े स्टेन्स हो जाते हैं तो वहां तक आप लोगों की जो सनलाइट है या जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंचती। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो प्रोसेस काम में
नहीं आएगा। तो यानी जब मैं अपने पैसेज में वापस जाई, अब देखो इधर क्या है और मैं पॉइंट्स क्या डाल सकती हूँ, यूवी रेस जो है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद आप बता सकते हो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में ये रहा पैराग्राफ आप लोगों का। ये तो हो गया था। सन फ्लोरेसेंट लाइट स्पेशल टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये किसने डिस्कवर किया था, टोक्यो यूनिवर्सिटी केमिस्ट अकीरा फुजिशिमा। कैसे लिख सकते हो, तो इधर मैं और पॉइंट डालूंगी ऐसे, डिस्कवरी बाय अकीरा, डिस्कवरी ऐसे टोक्यो, डिस्कवरी कहाँ करी गई, टोक्यो। और उसके बाद ये बी पॉइंट था, ठीक है। सी पॉइंट में किसने किया, अकीरा फुजिशिमा, अकीरा फुजिशिमा और ऐसे 1969। तो यानी यहां पर हम लोगों ने टाइटेनियम के बारे में बता दिया कि टाइटेनियम किसने डिस्कवर किया। अब मुझे बताना है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम के बारे में, जो मेरे पास बहुत सारी हैं। पहला, TO2 मेक्स पेंट, इससे पेंट बनता है। टूथपेस्ट वाइट करता है। एबिलिटी टू ब्रेक डाउन H2O into H2 and O2, इसके पास एबिलिटी है कि हमारे, अब मैं वाटर लिख सकती थी लेकिन मैंने H2O को H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसके सिंबल्स लिख दिए। इट ABS एनर्जी, यानी ये क्या करता है बच्चे, ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को फ्रॉम यूवी बैंड, react with HO2 vapors, produce O2, break down organic matter CO2 to plus trace elements। अब इस C पॉइंट को बच्चे आप लोग डिवाइड कर सकते हो इसके सब पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। इसको आप लोग किस में डिवाइड कर सकते हो, इसको आप लोग सब पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अब इसकी डिस्कवरी, टेस्टिंग एंड रिसर्च, तो बच्चे इन लोगों ने यहाँ पर डाल दिया कि डिस्कवरी इसकी करी अकीरा फुजिशिमा, टोक्यो यूनिवर्सिटी 1969 में। टेस्टिंग करी है एको सेंट्रल हॉस्पिटल में। अब इस पॉइंट के ऊपर हम लोग अभी वापस आते हैं, जिसके लिए हम लोगों को वापस से पैराग्राफ को पढ़ना होगा। वो कहते हैं फुजिशिमा सेज दैट व्हेन टाइटेनियम डाइऑक्साइड टाइल्स वर यूज्ड इन ऑपरेटिंग रूम्स एंड बाथरूम्स ऑफ एको Central Hospital in Eko, Japan, they killed 99.9% of bacteria on their surface। जब टाइटेनियम डाइऑक्साइड की टाइल्स को यूज किया गया तो उन्होंने 99.9% जो कीटाणु थे उन्हें सरफेस पे ही मार दिया। इंक्लूडेड अमंग देम वर पेंसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, यानी आपके जो एंटीबायोटिक डिस्कवर करी गई थी सबसे पहली, वो जिसका असर, जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर भी नहीं होता था, जैसे स्टेफिलोकस एंड अदर जर्म्स दैट कैन कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शंस अमंग पेशेंट्स। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो 99.999% ऑफ बैक्टीरिया को किल कर देती है, ठीक है। पेंसिलिन रेजिस्टेंट जैसे स्टेफिलोकोकस, इसको भी वो मार सकता है। और स्टेफिलोकोकस बच्चे आई थिंक हमें कोई डिजीज कॉज करता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि स्टेफिलोकोकस कौन सा डिजीज कॉज करता है, बट ये कोई बैक्टीरियल डिजीज कॉज करता है बॉडी के अंदर, पता नहीं यार, याद नहीं है, छोड़ो, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट्स में बेटा जरूर आप लोग डालोगे। अब ये कहां डाल सकते हो, जहां पर आप प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम के बारे में लिख रहे हो, जहां पर बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। कहां पे हैं लिख रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम के बारे में, इधर बच्चे आप लोग ये लिख सकते हो, जरूर इधर लिखना, ठीक है, इधर जरूर लिखना इसके बारे में। इसका डी पॉइंट के अंदर आएगा किल्स 99.9% ऑफ जर्म्स, kills 99.9% ऑफ जर्म्स। अब जैसे D.1, जैसे D.1 भी आप लोग दे सकते हो, जैसे आप इसमें स्टेफिलोकोकस के बारे में लिख सकते हो कि किसको मारता है भैया, स्टेफिलोकोकस, जो पेंसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस, उसको भी ये मार सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पॉइंट ऐड कर दिया। पॉइंट बच्चे ऐड करने के लिए हमेशा स्पेस छोड़कर चला करो आंसर में। The tiles are marketed by Japan's Toto Corp under the name NeoClean, remain effective even though they are coated with a layer of titanium dioxide only on micron thick, about 1/50th of the diameter of human hair. Once the fine layer of compound is permanently affixed, it is commonly sprayed and then baked onto the tile's surface. The company says it is resistant to the abrasion of ordinary scrubbing that might be needed for thicker stains. तो बेसिकली ये टाइल्स जो है इसे जापान की टोटो कॉर्प बेच रही है इन द नेम ऑफ नियोक्लीन। किस नाम से, नियोक्लीन के नाम से। और ये कहते हैं कि ऑल्दो इसके अंदर टाइटेनियम की जो लेयर है वो 1 माइक्रोन थिक है, मतलब आपके बालों का भी, आपके जो बाल का स्ट्रैंड है उसका भी 1/50th ऑफ द डायमीटर ऑफ योर हेयर, उतनी पतली लेयर है,
ठीक है। लेकिन उनका कहना ये है कि अगर एक बार आपने इसके ऊपर ये लेयर फिक्स कर दी तो उसके बाद ये लेयर जो है ये रेजिस्टेंट है टू एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है रब करना किसी भी चीज को, ठीक है, उसको उसमें फ्रिक्शन क्रिएट करना, ठीक है। इसलिए आप कितना मर्जी रगड़ लो उसको, उसकी फ्रिक्शन को क्रिएट करने के बाद भी आप इसके प्रॉब्लम इसको नहीं हटा पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव द टाइटेनियम फ्रॉम इट, तो यानी आपके स्टेन्स जो है वो निकल जाएंगे। Moreover, because titanium dioxide act only as a catalyst for photochemical reaction, कि जो लाइट के थ्रू रिएक्शन हो सके उसी के ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है, तो थियोरेटिकली इट नेवर गेट्स यूज्ड अप। तो ये जनरली देखा जाए तो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है ये बर्तनों से नहीं हटता है। While cleaning time varies with the thickness of the deposit, अब बहुत समय ऐसा होता है कि आप जो चीज रगड़ रहे हो उसके ऊपर जो भी स्टेन है उसकी थिकनेस डिपेंड करती है। एडम हेलर जो एक प्रोफेसर है केमिस्ट्री के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन ऑस्टिन सेज कि एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रीटेड ग्लास रिमूव्ड फिंगरप्रिंट्स इन अबाउट 2 आवर्स। ट्रीटेड ग्लास रिमूव फिंगरप्रिंट्स इन अबाउट 2 आवर्स। अगर आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले चीजों को यूज करते हो तो उसमें से देखा गया कि उन्होंने ग्लास के ऊपर से 2 घंटे में फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल मिटा दिए, ठीक है। दिस ग्लास वर्जन ऑफ विच बोथ हेलर एंड फुजिशिमा हैव डेवलप्ड कुड बी मेड रिएक्टिव ऑन बोथ साइड्स, मेकिंग इट आइडियल फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर विंडोज टू कार विंडो ग्लास। और वो कहते हैं कि ये ग्लास जो इन्होंने बनाया है, अब आप देखो यहाँ पर सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल में एक ग्लास के बारे में बताया गया है, तो आप ग्लास पे हेडिंग अलग से दे सकते हो कि ग्लास डेवलप किया गया है जो अपने ऊपर से 2 घंटे के अंदर सारे स्टेन्स मिटा सकता है, ठीक है। ऑन इट्स ओन आपको खुद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्टेन अपने आप उसमें से मिट जाएगा। तो ऐसे स्टेन बच्चे कहां पर यूज किए जा सकते हैं? स्काई स्क्रेपर में, ऐसे ग्लासेस ये स्काई स्क्रेपर में यूज किए जा सकते हैं बच्चे। स्काई स्क्रेपर का मतलब हो गया वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग और गाड़ियों की विंडोज पे से जिसके ऊपर से वो अपने आप क्लीन होती जाएंगे and you need not hire somebody to clean them. The Japanese have tested other titanium dioxide treated materials as well. Kazuhito Hashimoto, a chemist at Tokyo University applied the compound to a porcelain urinal. Basically washrooms के अंदर जो मेल washrooms में urinals होते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने ये मटेरियल को यूज करके देखा कि वहां पर क्या सेल्फ क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। After a month, the treated urinal looked sparkling clean, while an untreated urinal was blotched and yellowed. देखा गया 1 महीने बाद कि जो treated urinal था वो बिल्कुल साफ था और जिसपे से टाइटेनियम डाइऑक्साइड की लेयर नहीं लगाई गई थी वो बहुत ही गंदा और येलो का हो रखा था। Elsewhere, researchers are experimenting to see कि क्या टाइल्स अपने आप को क्लीन रख सकती हैं ऐसी जगह के ऊपर जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है of the heavily polluted car and truck tunnels. And a Japanese paper company is developing windows and partitions for Japan houses, while camping equipment manufacturer is testing a self cleaning tent fabric कि ऐसा फैब्रिक बना लो जो अपने आप को खुद साफ कर ले। तो बेसिकली बच्चे ये सारी चीजें करी जा रही हैं एनवायरनमेंट को या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर अब देखो मार्केटिंग, ये कॉल्ड नियो क्लीन, जैप टाटा टोटो कॉर्प, और इसके अलावा देखो जैप टोटो कॉर्प में और भी हमारे पास पॉइंट्स थे। और इन्होंने क्या बताया था यहाँ पर, इसके बारे में आप बताओगे कि बच्चे ये 1 माइक्रोन थिक है, ठीक है, ये 1 माइक्रोन थिक है, ठीक है, 1/50th ऑफ हेयर, ठीक है, और ई पार्ट है आपका एब्रेजन रेजिस्टेंट। और ये कैसा है बच्चे? ये एब्रेजन रेजिस्टेंट है, मतलब आप इसे कितना भी रगड़ लो ये नहीं हटता, ठीक है। 1 माइक्रोन थिक कोटिंग होती है इसकी, 1/50th ऑफ द हेयर्स डायमीटर इसकी, इसका डायमीटर करके इसी वो है पार्ट है इसका, ठीक है, और ये एब्रेजन रेजिस्टेंट है, ठीक है। हम लोगों ने इस पैराग्राफ में से पॉइंट्स बना लिए। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यहां तक छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं बिकॉज इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं बच्चे हम इसके ग्लास के ऊपर कि इन लोगों ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वॉश इटसेल्फ पेंट, कि यहाँ पर और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके साथ क्या है। अब आ जाओ यहाँ पर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में क्या डाल सकते हो। मेरा सजेशन बच्चे ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना सेल्फ क्लीनिंग टाइल्स, इसको आप कहीं ना कहीं मर्ज कर दो, इसको अलग से मत बनाना वरना आप लोगों का आंसर जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अच्छा आप लोगों ने यहां तक लिख लिया, यहां पे थे हम, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वॉश इटसेल्फ पेंट। अब यहां पर बच्चे आप लोग इसके ग्लास के बारे में बता सकते हो कि ठीक है, ग्लास फॉर
स्काई स्क्रेपर्स, ठीक है, फॉर स्काई स्क्रेपर्स के लिए ये ग्लास लिया जा रहा है, ठीक है। ये ग्लास फॉर कार विंडोज के लिए लिया जा रहा है। उसके बाद आप इसके अंदर वो बता सकते हो, जैसे आपने इसमें लिखा 6.1, मतलब मैं तो 6.3 के अंदर एक्सपेरिमेंट करके आपने पॉइंट दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने पॉइंट दिया 6.3.1 टाइटेनियम ऑक्साइड ट्रीटेड यूरिनल, ये क्लीन था। और यहां पर 6.3.2 अनट्रीटेड, और अनट्रीटेड बच्चे कैसा था, येलो एंड डर्टी, कैसा था, येलो और डर्टी। तो हमने इस तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं। इस तरीके से बच्चे आप अपने पॉइंट्स बनाओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलते जाएंगे, राइट। अब उसके बाद हमने यहां तक कर लिया, और क्या बना रहे हैं वो लोग। अच्छा, इसके अंदर आप और क्या पॉइंट डाल सकते हो, जैसे 6.4 फ्यूचर डिस्कवरीज। आप इसमें फ्यूचर डिस्कवरी में वो क्या क्या बनाना चाह रहे हैं, वो बनाना चाह रहे हैं बच्चे 6.4.1 सेल्फ क्लीनिंग टेंट, ठीक है, लोग बनाना चाह रहे हैं सेल्फ क्लीनिंग टेंट। और क्या बनाना चाह रहे हैं वो लोग, टाइल्स, ठीक है, 6.4.2 टाइल्स फॉर बिजी एरियाज, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपने पॉइंट्स जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो जब आप इस तरीके से पॉइंट्स बनाएंगे बच्चे तो आप लोगों को नंबर कहीं नहीं कटने वाले, पूरे के पूरे नंबर आप लोग लेकर जाओगे। ये अब देखो यहाँ 12 पैराग्राफ थे तो 5 से 6 में तो बच्चे ये जाना ही था। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है, बट द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेल्फ क्लीनिंग प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी अ वॉश इटसेल्फ पेंट। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट क्या होने वाला है, वॉश इटसेल्फ पेंट होने वाला है। टेक्सास और टोक्यो लेबोरेटरीज दोनों इस पे काम कर रही है कि सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी जो है वो पेंट में डाल सके जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। They do not exactly know how they did it. Both have claimed to overcome an intrinsic problem which titanium dioxide breaks down material that bind pigments in colored paints. तो बेसिकली यहाँ पर आप इनकी एक और कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने यहाँ हेडिंग दे ही दी थी, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने हेडिंग दे ही दी थी, कहाँ गया यार, यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वॉश इटसेल्फ पेंट। तो आप लोगों ने इस तरीके से अपने जो आंसर्स है वो बना लेने हैं। अब एक बार बच्चे जब आप लोगों का ये पूरा का पूरा नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वहां पर एक टेबल बनानी है, ठीक है। क्या करना है बच्चे, वहां पर आप लोगों को एक टेबल बनानी है। इस तरीके की टेबल वो बनेगी, कलर आप मतलब कुछ लाइट ही रखना। उस टेबल के बच्चे हम दो भाग करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एब्रीवेशन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एब्रीवेशन और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फुल फॉर्म। ये हेडिंग आनी चाहिए ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर बच्चे आप लोगों ने डेवलपमेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा था तो पूरा वर्ड लिख दीजिए। और क्या शॉर्ट फॉर्म लिए हैं हमने, अच्छा जैसे हमने H2 के लिए H2O वाटर, H2 हाइड्रोजन, ये वाला साइन लिया एंड, और बताओ और क्या लिया, टेस्टिंग, TESTG, ठीक है, टेस्टिंग, ठीक है। और इस तरीके से वर्ड्स और क्या लिया, DIS डिस्कवरी के लिए, ठीक है। क्लीनिंग के लिए CLG क्लीनिंग, ठीक है। DIS लिया हमने डिस्कवरी के लिए। इस तरीके से बच्चे आप लोगों को एक एब्रीवेशन की टेबल बनानी है, बताते हुए कि इसके अंदर आपने कहाँ पे कौन सी एब्रीवेशन यूज करी हैं। मैंने आप लोगों को एब्रीवेशन के बच्चे बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पाते हैं। अभी ये देखो, ये रहे तुम्हारे एब्रीवेशन, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एब्रीवेशन जो हैं बच्चे आप लोगों को दिए गए हैं ताकि आप लोगों को पेपर में इनको लर्न करने के बाद कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब एब्रीवेशंस बच्चे मैंने अभी इन पे आ रहे हैं हम लोग। एब्रीवेशंस आप लोगों को ऐसे नहीं लिखने हैं जो बहुत ज्यादा बकवास हो, ठीक है। अब जैसे सूटेबल टाइटल देंगे आप लोग पैसेज का, तो बेटा सूटेबल टाइटल क्या दिया जा सकता है, फ्यूचर ऑफ
सेल्फ क्लीनिंग। अब पूरे टॉपिक में किसके बारे में बात करी गई है भैया? सेल्फ क्लीनिंग के बारे में बात करी गई है। तो हम लोग टाइटल क्या दे सकते हैं? टाइटल सबसे लास्ट में देना ताकि आप लोग पूरा पैसेज पढ़ सको। टाइटल क्या देंगे? फ्यूचर ऑफ सेल्फ क्लीनिंग, क्योंकि उसी चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। फ्यूचर ऑफ सेल्फ क्लीनिंग करके टाइटल दे दिया। अब यहाँ पर आकर बच्चे आप लोगों का जो सवाल है वो खत्म हो जाता है। अब इधर वो लोग आपको एक और चीज बोलते हैं एब्रीविएशन की टेबल के बाद समरी। अब देखो समरी बनाने का मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ। समरी ना कभी भी पैसेज में से मत बनाना जो बुक में दिया, जो आपको उसमें दिया होगा क्वेश्चन पेपर में। हमेशा जो समरी, जो नोट्स आपने अपने आंसर में लिखे हैं ना, उसके अंदर एक सबसे बेस्ट ऑप्शन या 80 से 50 वर्ड्स के बीच की होती है समरी। ज्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड करोगे तो नंबर कट जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल, क्लीन डर्ट्स एंड स्टेन, एलिमिनेट फाउल ऑर्डर एंड डेंजरस बैक्टीरिया। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी पॉइंट को, जो मैंने एक पूरा का पूरा हेडिंग और सब पॉइंट्स लिखे, उन सबको क्लब करके मैं उनका एक सेंटेंस बनाऊंगी। इसमें से बच्चे में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स भी हैं जो मैं छोड़ सकती हूँ। अब जैसे मैं आती हूँ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड पे, डाइऑक्साइड पे, तो इसके अंदर मैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में लिख सकती हूँ। इट मेक्स द पेंट वाइट एंड टूथपेस्ट वाइट, इट ब्रेक्स डाउन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्ब्स एनर्जी क्रिएटिंग अदर एलिमेंट्स। तो मतलब मैं इस तरीके से इसके पॉइंट्स को लिख सकती हूँ, राइट। क्योंकि जब मैं बच्चे ऐसे पॉइंट्स बनाऊंगी तभी मुझे नंबर मिलेंगे। अब मैंने शॉर्ट समरी में, मुझे देखो समरी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप पूरे के पूरे नोट ब्रेकिंग की एक जिस्ट बना सको। तो अपने हर पॉइंट में से कुछ पॉइंट उठाओ, उनकी एक दो लाइंस बनाओ और उसको बनाकर लिख दो। समरी बच्चे हमेशा याद रखना डब्बे में आनी चाहिए। समरी शुड ऑलवेज बी देयर इन द बॉक्स। कि scientists of Japan and USA have developed many smart materials that not only clean themselves of dirt and stain but also eliminate odors and dangerous bacteria। कुछ टाइल्स, ग्लासेस, पेंट, पेपर एंड क्लॉथ बनाए गए हैं जो अपने आप को साफ रख सकते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है वो यहाँ पर मेन सेल्फ क्लीनिंग वर्ल्ड के प्रॉपर्टीज हैं। बट द मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉमिसिंग सेल्फ क्लीनिंग प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी वॉश इटसेल्फ, पेंट। अब इसके अंदर आप चाहो तो बाकी चीजों के थोड़ी बहुत डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है बच्चे वो 50 to 80 वर्ड्स की होती है और ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है कि आपको कितने वर्ड लिमिट के अंदर अपने आंसर को लिखना होता है, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए बच्चे मेथड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्लेanलीनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी आंसर की प्रेजेंटेशन बच्चे खराब होगी तो टीचर नंबर ऑब्वियसली काट लेगी। तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे। अब बच्चे बढ़ते हैं हमारे ग्रामर की तरफ। ग्रामर का ये रहा आप लोगों के लिए सवाल, जिसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है बच्चे आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पर आप एक रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस देख पा रहे हैं बच्चे, ये पेपर में 2 से 3 नंबर के लिए आते हैं। इनको करने की एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कभी भी ना ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कभी भी आ जाए तो आप लोगों को याद रखना होता है कि सेंटेंस हमेशा इसी पैटर्न में आप लोगों को मिलेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस पैटर्न बच्चे? आप लोगों को हिंट सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा और आपको सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप सेंटेंसेस को अनजम्बल करोगे तो वो इसी फॉर्मेट में आने चाहिए। अब उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। वर्ड्स पढ़ो। ट्रीज इंडस्ट्री ऑन दी इज ऑयल रिलायंट, ठीक है। तो मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ ऑयल की बात हो सकती है। ऑयल इंडस्ट्री मैं बना सकती हूं, कैसे बनेगा? ऑयल इंडस्ट्री इज रिलायंट, कि ऑयल इंडस्ट्री जो है वो किस पे रिलायंट है? इज रिलायंट ऑन दी ट्रीज। अब ट्रीज तो ऑयल इंडस्ट्री पर रिलायंट हो नहीं सकती, ऑयल जो है वो ट्रीज के ऊपर रिलायंट हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चे आप अपने पॉइंट जो है अपने आंसर के लिए बना सकते हो। जैसे यहां पर हमने क्या लिखा? ऑयल इंडस्ट्री इज रिलायंट ऑन दी ट्रीज। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। बाय वर फार्मर्स द एक्सप्लॉइटेड इंडियन इंग्लिश द, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहां पर कौन एक्सप्लॉइट हुआ था, तो मैं क्या करूंगी? इंडियन फार्मर्स वर वर्ब एक्सप्लॉइटेड बाय, अच्छा दी इंडियन से शुरू होगा। दी इंडियन फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय दी इंग्लिश। बन गया? तो कैसे बनेगा?
सेंटेंस लिखोगे आंसर शीट में, द इंडियन फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द इंग्लिश। ठीक है, अगला सवाल, टू बी हर सुधा द हार्ड क्लास इज वर्किंग इन ऑर्डर बेस्ट। तो मुझे पता है कि यहां पर मुझे पढ़ के कुछ तो समझ में आया कि सुधा जो है वो शायद से पूरी मेहनत कर रही है अपनी क्लास में सबसे बेस्ट आने के लिए। तो सुधा से ही सेंटेंस शुरू होगा, सब्जेक्ट यही है, सुधा इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बी दी बेस्ट। सुधा इज वर्किंग हार्ड, एक सेकेंड कहाँ अटके, इन एक और होना चाहिए ना, सुधा इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बी बेस्ट। अच्छा, टू बी बेस्ट, एक इन की कमी है ना, सुधा इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बी बेस्ट। हर क्लास है लेकिन यहाँ पर एक इन मिसिंग है, तो क्योंकि उसके बिना सेंटेंस जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम इन एक और डाल देते हैं, इन हर क्लास। मतलब यू कैन नॉट लीव दैट वर्ड, उसके बिना बनेगा ही नहीं सेंटेंस, यू कैन ट्राई एनीथिंग। इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट सुधा इज वर्किंग हार्ड, एक सेकेंड, ऐसा हो सकता है, इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट इन क्लास, दो इन तो लगने ही है, तो यही वाला जाएगा, सुधा इज वर्किंग बेस्ट, सुधा इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बी बेस्ट इन दी क्लास। ये भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, इन ऑर्डर टू बी बेस्ट इन दी क्लास, कॉमा नहीं है ना लेकिन यहां पर, सुधा इज वर्किंग हार्ड। तो ये वाला अगर आप लिखते हो, मैं अच्छा इसमें गलती बताती हूं, आप लोग कहोगे कि मैम दोनों सेंटेंस सही हैं, दोनों सेंटेंस सही है, मैंने मान लिया, लेकिन यहां पर बचे सेंटेंस जो है ना वो दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, तो यहाँ पर कॉमा होना जरूरी है, और आपको ऊपर कहीं पर भी कॉमा नहीं दिया हुआ, तो आप अपने हिसाब से कोई पंक्चुएशन नहीं लगा सकते एक्सेप्ट फुल स्टॉप। तो अगर आप कोई पंक्चुएशन नहीं लगा सकते एक्सेप्ट फुल स्टॉप, तो विच मीन्स कि अगर आप ये स्टेटमेंट के साथ जाते हो तो आपका आंसर जो है बच्चे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं जाएगी, सुधा इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बी बेस्ट इन दी क्लास, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप अपने हिसाब से इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पंक्चुएशन ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पर आकर बच्चे आप लोगों का जम्बल्ड सेंटेंसेस का जो क्वेश्चन है वो भी आप, अच्छा एक और बचा है, देयर रूम आर बॉयज लेसन रिव्यूइंग द इन, आसान सा है, दी बॉयज आर रिव्यूइंग lesson in reviewing एक सेकेंड, the boys are reviewing the lesson, एक सेकेंड, हाँ ऐसे बनेगा ना, the boys are reviewing the lesson in, ओए होए, in their room, खत्म।
ठीक है, द बॉयज आर रिव्यूइंग लेसन्स इन देयर रूम। द बॉयज आर रिव्यूइंग, अगर आपको ये WI ये द वगैरह एक्स्ट्रा दिखता है ना तो उसे नाउन से पहले लगा दिया करो। आर रिव्यूइंग द लेसन्स इन देयर रूम। जनरली बच्चे आपको इतने सेंटेंसेस दिए जाएंगे, थोड़े लंबे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, तो अगर ये 14-13 वर्ड्स के, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से अपने सेंटेंसेस के आंसर को बनाना होगा। ठीक है, अब बच्चे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास की तरफ। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास बच्चे इज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अब हम लोगों ने करना है। लास्ट टॉपिक बच्चे जो आप लोगों के पेपर में 4 नंबर का एक सवाल आता है वॉइस का, उसके कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार में बच्चे आप वो कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर गए तो आप कभी अपने आंसर में गलती नहीं करोगे। देखो कैसे, यहां पर सिर्फ बेसिक बात समझनी जरूरी है। आप लोगों को बच्चे हम लोग अब क्या करने वाले हैं? एक्टिव एंड पैसिव सिखाने वाले हैं। एक्टिव एंड पैसिव बड़े ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज ये आप लोगों को अभी भी काम आएगा और क्लास 12 के बाद CUET में भी काम आएगा। देखो, आप लोगों को बच्चे सेंटेंस के ना 2 फॉर्मेट्स आने चाहिए। एक का नाम होता है बच्चे एक्टिव और एक का नाम होता है पैसिव। अब ये एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, अक्सर सेंटेंसेस के अंदर ऐसा होता है, कोई चीज जो आप डायरेक्टली बोल रहे होते हो, कोई एक्शन जो आप डायरेक्टली कर रहे होते हो, और कई एक्शंस होते हैं बच्चे जो आपके द्वारा किए गए थे, है ना। तो एक बार हम जब सीधी बात बोलते हैं और एक बार जब हम सीधी बात बोलते हैं, एक बार जब हम थोड़ी सी घुमा के बात बोलते हैं, है ना, उसी को कहा जाता है बच्चे एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब यहां पर भी हम लोग यही सीखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को सेंटेंस दे दिए जाएं तो हम उन्हें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे करेंगे। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर बच्चे सेंटेंस स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो आप अपने नंबरों में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे, नंबर नहीं कटवाएंगे। मैंने भी आप लोगों को एक फॉर्मेट बताया था कि आपके सेंटेंसेस हमेशा SVO के फॉर्मेट में चलते हैं। अब ये SVO बच्चे क्या है? S जो होता है बच्चे वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए डिनोट होता है। सब्जेक्ट यानी कौन? सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में भी बात की जाए वो सब्जेक्ट। V बच्चे दिखाता है आपका वर्ब, यानी आपके सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है बच्चे वो आपका वर्ब में जाएगा, और ये डलता है बच्चे आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर, जो आपके सेंटेंस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। यहां पर बच्चे एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट एक्शन करता है वो एक्शन का इंपैक्ट उसके ऑब्जेक्ट पर दिखना चाहिए। ठीक है, आपका जो सेंटेंस है वो ऐसा होना चाहिए, हिंदी में कर्ता ने कर्म को करंट से किया था ना, कि आपका जो सेंटेंस का एक्शन है, जो सब्जेक्ट है, जो वो काम करेगा, उसका इफेक्ट बच्चे उसके ऑब्जेक्ट पे आना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को एक सेंटेंस अगर दूं, सेंटेंस देखो बेटा, रमन पेंट्स अ पिक्चर। ठीक है, रमन पेंट्स अ पिक्चर। सेंटेंस में लिखती रमन पेंट्स, तो भी सेंटेंस सही था कि रमन पेंट करता है, लेकिन रमन ने यहाँ पर क्या बनाई? रमन ने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई। तो रमन क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया? पेंट, और अ पिक्चर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो बच्चे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सॉरी, एक्टिव पैसिव के अंदर आप लोगों का एक्टिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लॉजिक से चलता है। जब हम बात करते हैं बच्चे पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस के अंदर यही उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये उल्टा हो जाता है। कैसे? सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, वर्ब आता है बीच में, फिर एक वर्ड ऐड होता है बच्चे बाय, और इसके अंदर S जो है वो लास्ट में आता है। अब मैं आप लोगों को इसी का फॉर्मूला बनाकर दिखाती हूँ, और यहाँ पर भी बच्चे वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर वर्ब जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में दिया होता है बच्चे, वही फॉर्म जो है वो यहाँ पर थर्ड में आके बदल जाता है। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की तरह टेंस नहीं बदलता, पर्सन नहीं बदलता, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाती है। अब देखो, ये वर्ड क्या है? अ पिक्चर, ये मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यानी यहां पर मेरा सेंटेंस इसी से शुरू होगा, अ पिक्चर। अब यहां पर क्या बोला गया है बेटा? वर्ब 3, यानी मैं पेंट का थर्ड फॉर्म होता है पेंटेड। ठीक है, फिर मुझे लगाना है बाय, मैंने लगा दिया बाय, और सब्जेक्ट कौन था? रमन। तो सेंटेंस क्या बना? अ पिक्चर पेंटेड बाय रमन। लेकिन यहां पर मुझे किसी चीज की कमी दिख रही है। मुझे क्या दिख रही है? यहाँ पर मुझे किसी चीज की कमी दिख रही है, और वो कमी एक वर्ड की है। यहाँ पर कमी बच्चे एक हेल्पिंग वर्ब की है, और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा बच्चे? वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पर इज।
क्यों? बिकॉज ये सेंटेंस बच्चे पेंट्स कैसा है, ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में लगाते हो बच्चे तो आप लोग इसके वर्ब में भी इज का यूज जरूर करोगे, ठीक है। इज अगर ये प्लूरल होता बच्चे तो यहां पर आर लग जाता। समझ में आया? अब मैं आपको यही रूल समझाते हुए और बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ कि जब आप किसी टेंस में होते हो तो वो कैसे सेंटेंस बनाता है और जब आप उसके पैसिव में जाते हो तो वो कैसे सेंटेंस बनाता है। पहले इनके सेंटेंसेस को समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस कराऊंगी। देखो, इसमें सिर्फ मोस्टली आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के ऊपर जाने की जरूरत होती है और एक लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो करने की जरूरत होती है। वही दो सेंटेंसेस हम लोग करेंगे। मान लो बच्चे सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी का कोई सेंटेंस दे दिया जाए एक्टिव में, ठीक है। एक्टिव में बच्चे रूल क्या होता है, सब्जेक्ट V1 या V5। V5 का मतलब होता है वर्ब के साथ S या ES जुड़ता है प्लस आप ऑब्जेक्ट लगा देते हो, है ना। जब आप बच्चे इसको चेंज करते हो पैसिव वॉइस के अंदर तो ये कैसा, ये अच्छा यहाँ पे पैसिव की हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर हम लोग एक्टिव की हेडिंग डालेंगे। जब बच्चे आप ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हो तो इसका रूल कैसा बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब कैसे, एक और एग्जांपल लीजिए, मैं आप लोगों को प्लूरल का एग्जांपल देती हूं। मैंने बोला बॉयज डांस नहीं, इसमें ये नहीं जाएगा। बॉयज प्ले फुटबॉल। तो मुझे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, प्ले क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो मुझे यहीं से इसको चेंज करके लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, फुटबॉल इज, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, फिर मुझे लगाना है बाय बॉयज। ऐसे मेरा सेंटेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। वैसे ही बच्चे प्रेजेंट सिंपल के बाद आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आ जाए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बच्चे की सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी वर्ब के साथ आईएनजी है, यानी सब्जेक्ट प्लस उसके बाद ऑलरेडी यहां पर इज एन आर दे दिया प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने बोला राजा इज कुकिंग गुड फूड, ठीक है। मैंने लिखा राजा इज कुकिंग गुड फूड। अब मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट इज कुकिंग वर्ब गुड फूड ऑब्जेक्ट। जब मैं ऐसे को चेंज करूंगी बच्चे तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, पैसिव के अंदर बच्चे ऑब्जेक्ट इज या आर प्लस बीइंग, इसके अंदर ऐड होगा बीइंग, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें बीइंग, जहां पर आईएनजी आता है वहां पर बीइंग लग जाता है। तो कैसे बदलेगा बच्चे, ये सेंटेंस का आंसर कैसा आएगा, ये सेंटेंस का आंसर आएगा कुछ ऐसे, गुड फूड इज बीइंग कुक्ड बाय कौन, राजा। अच्छा खाना कौन बना रहा है भैया, राजा अच्छा खाना बना रहा है। समझ में आया? ऐसे सेंटेंसेस के अंदर बच्चे टेंस नहीं बदलता, आप लोग इस चीज पे खास गौर करेंगे। अगली कैटेगरी, ये आपको मैं एक एक सेंटेंस इसीलिए प्रैक्टिस करके बता रही हूं ताकि इसके बाद हम फर्राटे से क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि क्या करना है। अब बच्चे अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया जाए, यानी आप लोगों को हैज हैव दे दिया जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, यानी अगर आप लोगों को दिया जाए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपको सेंटेंस दिया जाए, मैं बोलती हूं जैसे ज्योति हैज कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। ज्योति ने क्या किया है, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, किसने, ज्योति हैज कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, ज्योति ने अपना ही असाइनमेंट खत्म किया है। तो मैं हर असाइनमेंट से शुरू नहीं करूंगी, मैं सिर्फ असाइनमेंट से शुरू करूंगी, है ना। तो जब मैं बच्चे इसे कन्वर्ट करती हूँ पैसिव वॉइस के अंदर तो मैं अपना ऑब्जेक्ट लगाऊंगी सबसे पहले। अब यहां पर बच्चे हैज या हैव, इसके बाद बीन, BEEN बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय
प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? बनेगा बच्चे ज्योति हैज, नहीं, असाइनमेंट हैज बीन। यहां पर बच्चे याद रखना, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही चेंज होगा, उसे पास्ट में नहीं करना है, ठीक है। असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय ज्योति, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आई एम क्लियर। अगर आप लोगों को सेंटेंस दे दिया जाता है बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किस में दे दिया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे दिया, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी मैं बोलूं जैसे किशोर हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। अब ध्यान देना बच्चे, जो सिंस मॉर्निंग है ना, ये मेरे सेंटेंस में एक्स्ट्रा है, तो अभी इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैं साइड छोड़ के चलूंगी। मेरे को अपने सेंटेंस को चेंज कैसे करना है वो देखते हैं। तो बेटा पैसिव में आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वही सेम आएगा हैज हैव, ये इसमें नो चेंज है, ठीक है। बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे बन जाएगा? सिंस मॉर्निंग भी शुरू कर सकते हो इसके अंदर आप, दो तरीके से लिखा जाता है इसको, या तो हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं या लास्ट में लिख सकते हैं। सिंस मॉर्निंग वर्क हैज बीन डन बाय किशोर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्क हैज बीन डन बाय किशोर सिंस मॉर्निंग। दोनों ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। वर्क हैज बीन डन बाय किशोर सिंस मॉर्निंग, तो यानी इसके अंदर हम लोग कोई भी चेंज नहीं करते। ये वो केस है जिसके अंदर चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। यहां पर आकर बच्चे आप लोगों की प्रेजेंट की कैटेगरी खत्म हो जाती है, ठीक है। वी आर डन विद द प्रेजेंट की कैटेगरी। प्रेजेंट की कैटेगरी के बाद बच्चे आप लोगों की पास्ट की कैटेगरी भी आती है। जैसे प्रेजेंट ने किया वैसे ही पास्ट में चलता है, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को सिंपल पास्ट बताऊं तो यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहती हूं शीना कुक्ड डिलीशियस फूड, ठीक है। मैंने लिखा शीना कुक्ड डिलीशियस फूड, तो यहां पर एक कैसे चेंज हो जाएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, क्योंकि पास्ट है तो वॉज या वर लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे हो जाएगा? डिलीशियस फूड, आप लोग भी अपने पास बनाएंगे, डिलीशियस फूड वॉज कुक्ड बाय शीना, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बच्चे जब आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया जाएगा, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बच्चे नो चेंज आता है इसके अंदर, वो आप लोग याद रखेंगे। इसमें से तीन कैटेगरीज ही होती है, प्रेजेंट, पास्ट, सॉरी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा बच्चे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस आपके पास वॉज वर होगा प्लस आपके वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा और लगा होगा आप लोगों का ऑब्जेक्ट, है ना। यानी मान लो शनाजा, मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, ठीक है। शनाजा वॉज प्लेइंग विद टॉयज, ठीक है। क्या बना? शनाजा वॉज प्लेइंग विद टॉयज। अब जब मैं इसको चेंज करूंगी बच्चे, वही ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा वॉज या वर, फिर बच्चे आईएनजी है तो आईएनजी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था बीइंग ऐड हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाय लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा। तो कैसे हो जाएगा? टॉयज वर बीइंग प्लेड बाय, टॉयज वर बीइंग प्लेड बाय शनाजा। अब आप लोगों को लगेगा तो सही कि शायद से मैम ये सेंटेंस गलत है, लेकिन बच्चे ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल
ठीक है, ऐसे ही सेंटेंसेस बनेंगे। लास्ट कैटेगरी आती है बच्चे आप लोगों की पास्ट परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद जब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे तो आप लोग कैसे सेंटेंस बनाओगे। मान लो मैं कोई बच्चा लेती हूँ, तन्मय। तन्मय हैड किल्ड अ कैट। तन्मय ने एक बिल्ली मार दी। अब मैं कैसे लिखूंगी इसको भैया, तो यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसा हो जाएगा, अ कैट हैड बीन, जो टेंस है बच्चे वही रहेगा, किल्ड बाय तन्मय। किसने मार दिया कैट को भैया, तन्मय ने मार दिया। तो सेंटेंस सेम रहेगा बच्चे, चेंजेस सिर्फ इस तरीके से आएंगे। अब इसके बाद जो फ्यूचर टेंस है बच्चे, उसके अंदर आप लोगों को चेंज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझना पड़ेगा। जब आप फ्यूचर टेंस की बात करते हो तो उसके अंदर चेंज थोड़ा सा डिफरेंट आता है। सिंपल फ्यूचर कैसे बनता है, मान लो बच्चे आप लोगों को सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस दे दिया जाए, यानी सब्जेक्ट प्लस जिसमें विल या शैल होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस सब्जेक्ट होता है। मान लो मैं लिखती हूं कशिश विल ड्रॉ अ बोट। कशिश एक बोट ड्रॉ करेगा या करेगी, है ना। तो जब मैं बच्चे से कंपेयर करती हूं यहां पर, तो मेरा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। इसमें बच्चे विल या शैल के बाद एक वर्ड और लगेगा जिसका वर्ड है बी। ठीक है, इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर फॉर्म ऑफ बी लगेगा। बी के बाद बच्चे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और सॉरी बाय और सब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा, अ बोट किससे शुरू होगा, अ बोट से शुरू होगा। अ बोट विल बी ड्रॉन बाय कशिश। ठीक है, अ बोट विल बी ड्रॉन बाय कशिश, इसमें विल बी लग जाता है। ठीक है, मान लो आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दे दिया जाए, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी के साथ वर्ब आईएनजी दे दिया जाए प्लस ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। जैसे समंथा विल बी कुकिंग केक। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, समंथा विल बी कुकिंग अ केक। इसमें भी बिल्कुल सेम जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बी या शैल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो कैसे बन जाएगा, अ केक विल बी कुक्ड बाय समंथा। ठीक है, और वही आईएनजी है तो हैज बीन के अंदर भी सेम ही लॉजिक जाने वाला है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में बच्चे कैसे जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का भी आप लोगों का सेम फ्यूचर परफेक्ट चल रहा ना भाई, हाँ फ्यूचर परफेक्ट में बच्चे आप लोगों का सेम लॉजिक लगने वाला है जैसा हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को। तो फ्यूचर परफेक्ट में जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर गिर गया, एक और बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो अच्छा इधर ना बच्चे एक चीज याद रखना, शैल बी के बाद इधर एक बीइंग और ऐड हो जाता है। तो अगर मैं इसको कहती हूँ विल बी बीइंग कुक्ड, तो ये सेंटेंस टेक्निकली गलत हो जाएगा, है ना। तो जब भी आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस दिए जाएं तो आप बी बीइंग लगाते हो, लेकिन वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो देखा जाए तो बच्चे ये वाले केस जो होते हैं ना, ये नॉट एप्लीकेबल केसेस के अंदर माने जाते हैं। पेपर में रेयरली आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का केस आएगा। फ्यूचर परफेक्ट का केस बच्चे आप लोगों को जरूर वो लोग दे सकते हैं। जैसे मैं कहती हूं सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव आप लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, विल हैव या शैल हैव दिया जा सकता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया जा सकता है और ऑब्जेक्ट शी विल हैव क्रिएटेड दिस मास्टरपीस की, आगे फ्यूचर में वो ये मास्टरपीस बना देगी।
तो जब मैं इसको चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, दिस मास्टर, अब अच्छा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे बन जाएगा बच्चे सेंटेंस आप लोगों का, दिस मास्टरपीस shall have been created by, she का क्या हो जाएगा जब वो लास्ट में लगता है तो her, will be created by her। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां पर आकर बच्चे टेक्निकली आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एक्टिव पैसिव खत्म हो जाता है, लेकिन याद रखिए बच्चे कि अगर आपको कोई भी मॉडल्स आते हैं, ठीक है, कैन, शैल, शुड, माइट, में, तो जब आप इनको चेंज करते हो ये एक्टिव में है, ठीक है, जब आप इनको एक्टिव से पैसिव में लेकर जाते हो तो आपको क्या करना होता है, बस मॉडल प्लस बी करना होता है, वही मेन है। ठीक है, मॉडल प्लस बी करना होता है। वैसे ही लेट का केस है, लेट के अंदर भी एक्टिव है तो वो बच्चे पैसिव के अंदर वो लेट प्लस बी हो जाता है, और वही आपके क्वेश्चन में आपको चलाना है। अब मैं जैसे आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिखाने वाली हूं बच्चे, आप लोगों को बताना है इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एक्टिव वॉइस बताना है। सेंटेंस देखिए, अ टेरिबल मिस्टेक हैज बीन मेड बाय अ टीनेजर। तो देखो यहां पर क्या बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, टीनेजर, क्या करिए, हैज बीन मेड, यानी ये मेरा वर्ब, और टेरिबल मिस्टेक ये मेरा ऑब्जेक्ट। मुझे सेंटेंस को देखना है, हैज बीन में लिखा हुआ है, यानी ये मेरा सेंटेंस जो है बच्चे ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट के कैटेगरी का है, यानी मुझे उसे हैज मेड में लेकर आना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, टीनेजर हैज मेड, कैसे बनेगा, अ टीनेजर हैज मेड, हैज बीन है ना, हैज मेड अ टेरिबल मिस्टेक। ऐसे सवाल बच्चे आते हैं पेपर में, आपको खुद पहचानना पड़ता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। द फायर अलार्म हैज बीन साउंडेड बाय हिम, तो बाय हिम यानी ही, हैज बीन साउंडेड, हैज साउंडेड द फायर अलार्म बन गया, ही हैज साउंडेड द फायर अलार्म। हो गया चेंज, हो गया। द रोड्स आर नाउ जैम्ड विद फायर इंजन्स, किससे, द रोड्स आर नाउ जैम्ड विद फायर इंजन्स, तो नाउ जैम्ड। देखो जब भी नाउ लग जाता है ना बच्चे, जब भी नाउ लग जाता है तो ये दिखाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का केस है। जब भी नाउ लग जाता है तो याद रखेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का केस है। तो कैसे हो जाएगा, फायर इंजन्स, द फायर इंजन्स आर जैमिंग द रोड्स, सिंपल, आर जैमिंग द रोड्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं यहां पर आपको ये सवाल और एक ये सवाल जो है वो आपके होमवर्क में दे रही हूं। अब ऐसे क्वेश्चन के अलावा बच्चे पेपर में कभी कभी प्रोसेस राइटिंग के अंदर भी आप लोगों को जो है क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों ये सवाल देखते हैं, और ऐसे सवाल जिन्हें कहा जाता है प्रोसेस राइटिंग, ये आप लोगों के पेपर में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग स्ट्रॉबेरी स्मूदी। ठीक है, तो उन्होंने आपको एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी कैसे बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक कैसे बनाते हैं, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी हैं। स्टेप से बच्चे, टेक स्ट्रॉबेरी पल्प एंड शुगर, mix them nicely using a mixer grinder, add a cup of smooth yogurt and ice into the mixture, blend the ingredient well, pour the smoothie in tall glass and arrange a straw with a strawberry pan and serve immediately। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को कुछ इस तरीके का सवाल दिया जाता है जिसमें आपको fill in the blanks को भरना होता है as per the instructions। तो पहला देखिए, स्ट्रॉबेरी पल्प एंड शुगर, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, टेक, तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा बच्चे, आर टेकन, लिख दीजिए इधर, आर टेकन। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने स्ट्रॉबेरी पल्प और शुगर को लिया, दे डैश नाइसली इन अ मिक्सर ग्राइंडर, और क्या किया, मिक्स किया। ठीक है, तो प्रेजेंट में ही चल रहा है, दे आर मिक्स्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, दे आर मिक्स्ड नाइसली इन अ मिक्सर ग्राइंडर, योगर्ट एंड आइस क्यूब्स, एड अ कप ऑफ स्मूथ योगर्ट एंड आइस क्यूब्स इनटू द मिक्सचर। तो क्या करना है, ऐड करना है।
तो यहाँ पर दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा, आर एडेड टू द मिक्सचर। ऑल द इंग्रेडिएंट्स डैश वेल, हमने क्या करना है, ब्लेंड वेल, तो क्या हो जाएगा, आर ब्लेंडेड वेल, आर ब्लेंडेड वेल। द स्मूदी डैश इनटू अ टॉल ग्लास, पोर द स्मूदी, यानी क्या हो जाएगा, इज पोर्ड। अब उसके बाद स्मूदी को क्या किया है हमने, पोर किया है इन अ टॉल ग्लास। अ स्ट्रॉ डैश विद अ स्ट्रॉबेरी पैन इज सर्व्ड इमीडिएटली। अ स्ट्रॉ पैन होना चाहिए ना, अ स्ट्रॉ पैन इज अरेंज्ड, हमने क्या किया, एक स्ट्रॉ पैन अरेंज किया विद अच्छा, अ स्ट्रॉ इज अरेंज्ड विद अ स्ट्रॉबेरी पैन इज एंड इज सर्व्ड इमीडिएटली। तो यानी इस तरीके से आप लोगों को बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में प्रोसेस राइटिंग कंप्लीट करने के ऑप्शंस भी पेपर में दिए जा सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं बच्चे, गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग, नहीं ओके ये बच्चे आप लोगों को स्ट्रॉबेरी स्मूदी के लिए नहीं, ये आपको नूडल्स बनाने की रेसिपी जो है वो दी गई है। Boil 500 ml of water in a container, add noodles, mix finely chopped vegetable, cook the noodles in 2 minutes, finally serve them hot. First 500 ml of water क्या किया गया है, is boiled in a container, तो क्या करा जाएगा, is boiled हम लोग लिखेंगे, is boiled in a container. After that noodles and taste maker dash added, तो क्या हो जाएगा भैया, are added, ये फिर चीजें ऐड की जाएंगी। वर्ब देखो, सिर्फ वर्ब चेंज कर रहे हैं। Then finally chopped vegetables आर मिक्स्ड, अब उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स को मिक्स किया। द नूडल्स डैश फॉर ओनली 2 मिनट्स, तो नूडल्स को कितनी देर के लिए पकाया, आर कुक्ड, क्योंकि प्लूरल है ना, आर कुक्ड फॉर 2 मिनट्स। दे डैश सर्व देम हॉट, दे आर फाइनली सर्व्ड हॉट, और उसके बाद हमने गरम नूडल्स आपको खाने के लिए दे दिए। तो बच्चे इस तरीके से आप लोगों को प्रोसेस राइटिंग के सवाल भी पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, एक्टिव वॉइस में चेंज करना, और इस तरीके से प्रोसेस राइटिंग के सवाल भी मिल जाएंगे। तो बच्चे फाइनली इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पर हो जाता है खत्म। आई होप आप सब बच्चों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों के बच्चे कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे अपने डाउट पोर्टल के ऊपर डाउट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व किया जा सके। इसी के साथ बच्चे फाइनल हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोग मुझे इस लेक्चर जैसा बिल्कुल बताएंगे कि हाउ वाज द लेक्चर फॉर यू, आप लोगों के लिए ये लेक्चर कैसा रहा, आप लोगों को क्या क्या चीजों में समझ में नहीं आया। जो भी डाउट्स अगर आप लोगों के हैं तो वो आप मुझसे खुले में पूछ सकते हैं, बिल्कुल हिचकिचाने की टेंशन नहीं है कि मैम क्या होगा, जवाब देंगे भैया, आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाता है और हमारा ये क्लास 11th का सफर भी यहीं पर समाप्त हो जाता है बच्चों। तो मेरी तरफ से आप सब बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप यू गाइज विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। आप लोगों को बच्चे कोई भी डाउट्स होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं निहारिका फाइनली बच्चों आप लोगों से लेती हूँ विदा आप लोगों की इस क्लास से। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई क्लास, एंड इसी के साथ बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बाय बाय एवरीवन।